फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आप में से वो सभी लोग जो भी इस एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हैं, और आप में से कुछ बच्चे जो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, दोस्त दिल मत छोटा करना, हिम्मत मत हारना, लगे रहना, क्योंकि ये जंग उसी के लिए है जो लगा रहा है। जो जिसने छोड़ दिया ना, उसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जिसने जो लगा रहा वो लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव जरूर कर लेगा। क्योंकि आपको मैं बता दूं, हम अक्सर वी ऑलवेज गिव ऑन गिविंग द एग्जांपल्स, मतलब वी गो ऑन गिविंग द एग्जांपल्स कि इसने ये किया, ओ माय गॉड इसने तो 5th अटेम्प्ट में फोड़ दिया, इसने 3rd अटेम्प्ट में फोड़ दिया, इसने 2nd अटेम्प्ट में फोड़ दिया, इसने लास्ट अटेम्प्ट में फोड़ दिया। ये एग्जांपल्स तो हम बहुत सारे देते हैं और हमें बड़े अच्छे भी लगते हैं, हमें बड़े पसंद आते हैं ये एग्जांपल्स, लेकिन जब वो एग्जाम्पल हमारे बनने की बारी आती है ना, हम पीछे छूट जाते हैं। तो वो नहीं करना है आपको अपने आप को पीछे नहीं छोड़ने देना है। आपको वापस जागना है, फाइट करना है, लड़ना है और जीतना है। क्योंकि जब आप लड़ेंगे तभी आप जीतेंगे, सीधी सी बात है। और ये लड़ाई आपकी सिर्फ प्रीलिम्स की नहीं थी, ये लड़ाई अब आपकी मेंस की भी है। बट बिफोर दैट, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फॉर you are going to face the most predictable stage of UPSC. Most unpredictable stage is the prelims. Most unpredictable stage is the interview. ये दोनों ही बड़े अनप्रिडिक्टेबल हैं। एग्जामिनर का मूड खराब होगा, इंटरव्यू में क्या ही कहना। ऑल्दो ये बात एक्सपेक्टेड है कि वो कभी भी आपके उसमें दे आर नॉट गोइंग टू गिव द सब्जेक्टिव जजमेंट्स अपॉन योर कैपेबिलिटी, एंड उनका जो भी जजमेंट होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। बट दोस्त एक चीज समझना, इस चीज को कैसे हो सकता है, वेयर एवर ह्यूमन बींग इज इन्वॉल्व, वेयर एवर इमोशंस इज इन्वॉल्व, वेयर एवर कॉन्शियसनेस इज इन्वॉल्व, कैसे पॉसिबल है कि सब्जेक्ट जो आपका जो भी उनका असेसमेंट होगा वो बिल्कुल ही सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होगा। इट्स नॉट पॉसिबल, दे आर नॉट मशीन्स। वरना कभी ऐसा देखा नहीं जाता कि वही बच्चा जो आपके यूपीएससी के इंटरव्यू में कुछ भी नंबर नहीं, आईएफएस के इंटरव्यू में फोड़ के आ गया। पैनल तो लगभग वही है। तो समस्या थोड़ी सी है, बट हम उस पर बात नहीं करते हैं। लेकिन ये बात क्यों कर रहा था मैं ये रीजन भी बता देता हूं। क्योंकि आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा, जो भी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, वेट अ सेकेंड, वो आपके 2 मार्क्स पे होता है। पहला, फर्स्ट इज द मेंस के आपके क्या मार्क्स हैं, सेकेंड इज आपका इंटरव्यू में क्या मार्क्स हैं। इसके बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। इस पे आपका पूरा कंट्रोल नहीं हो सकता, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। ठीक है, आप मेहनत कर सकते हैं, आप एक अच्छा इंटरव्यू देने की कोशिश कर सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं, आपने सारे न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो सब्जेक्टिव असेसमेंट का आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये स्टेज आपके पूरी तरह से हाथ में नहीं रहती है। लेकिन एक स्टेज है जो आपके हाथ में हो सकती है, दैट इज द मेंस वाला स्टेज। तो लेट अस प्लान समथिंग लाइक दिस कि मेंस की स्टेज में आपका मार्क्स इतना आ जाए कि ये इंटरव्यू वाला स्टेज या पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ द वाला जो स्टेज है, ये आपको फर्क ना पहुंचा पाए। इसको वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी कहते हैं। लिखा पर्सनालिटी डेवलपमेंट ही है, इंटरव्यू नहीं है। और उसको एक्सप्लेन किया जाता है कि भाई ये कोई वैसी जॉब थोड़ी कि आपको इंटरव्यू दे के जाना है। बट हम उन सब चीजों में नहीं पढ़ते हैं। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मेंस अगर आपने इतना अच्छा कर लिया और अपने मेंस के मार्क्स बहुत अच्छे से अगर फोड़ के रख दिए, अगर मेंस के अच्छे नंबर लेके आ गए, तो इंटरव्यू में वो कितना भी कम नंबर देंगे, आप फाइनल सिलेक्शन ले लोगे। बट डेफिनेटली इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरव्यू के मार्क्स कम आ लाइए आप। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपके मेंस के मार्क्स अच्छे हैं और इंटरव्यू में भी आप अच्छे आ गए, तो आप फोड़ के रख दोगे। लेकिन अगर आपके इंटरव्यू में कम है, तो एटलीस्ट सिलेक्शन तो इंश्योर कर लोगे। तो पहली चीज है जो नेसेसिटी है, वो है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, कि एटलीस्ट थोड़ा सा ही सही इस रेस से बाहर निकलो कि बार बार वही एग्जाम, वही साइकिल, वही फ्रस्ट्रेशन, वही टेंशन। और उसके बाद
एक डिजायर है, एक चाहत है कि यार मेरी जो रैंक है वो टॉप 10, टॉप 50, टॉप 100 में होती। और वो चाहत तब पूरी होगी जब आपके मार्क्स इस स्टेज में अच्छे आएंगे, और मैं आपको असिस्ट करूंगा इस स्टेज में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन, बिकॉज यू आर इन द रेस नाउ। अब रेस में तो आ गए हैं, करना कैसे है? क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा दिन बचे नहीं है। ऑलरेडी 16 तारीख के बाद आप देख लीजिए 8-9 दिन चले गए, और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके पास लगभग 80 से 85 दिन बचे हैं। तो इसको आपको बेस्ट यूज करना है, और बेस्ट यूज कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा। एंड बिलीव मी, इतना दिन काफी है मेंस निकालने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए मेंस काफी है। कैसे करना है ये बताता हूं। सो दिस इज द मोस्ट प्रिडिक्टेबल स्टेज, जैसा मैं आपसे कह रहा था। और इसे हम और ज्यादा प्रिडिक्टेबल क्यों बनाएंगे? क्योंकि आपको जितना ज्यादा नॉलेज है ना, जो भी आपने अभी तक गेन किया है, आप उसको प्रोजेक्ट करने का आपको पूरा मौका दिया जा रहा है, कॉमन मौका दिया जा रहा है। सभी को से सेम सवाल पूछे जाएंगे, बस आपको दूसरे से बेटर करना है। दैट इज व्हाई इट इज द मोस्ट प्रेडिक्टेबल स्टेज। आपने अपनी पूरी पर्सनैलिटी, पूरी नॉलेज को लिख के उनको प्रेजेंट कर सकते हो। देखो भैया, हमको ये आता है, अब तुम हमारा असेसमेंट कर लो। तैयारी करते समय आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। यू हैव अ लिमिटेड टाइम, आपका टाइम बड़ा लिमिटेड है। टाइम लिमिटेड है, इसका सीधा सा एक मतलब है, यू कैन नॉट रीड अनलिमिटेड थिंग्स। ये गलती करते हैं बहुत सारे बच्चे, दे स्टार्ट रीडिंग द अनलिमिटेड थिंग्स। और जब वे अनलिमिटेड पढ़ना चाहते हैं ना, तो वो परफेक्शनिज्म वाली चीज चाहते हैं कि कोई क्वेश्चन आ गया तो छूटे नहीं। आपको समझना पड़ेगा, वो आपका जब फोकस एक्सेप्शनल क्वेश्चन पे होता है ना, तो आप ये बात भूल जाते हो कि जनरली जिन क्वेश्चंस को यूपीएससी हमेशा पूछता आ रहा है, वो वाली थीम अगर आप तैयार कर लेते तो आप फिर भी एक बार नंबर ले आ लेते। आपका टोटल फोकस था जो क्वेश्चंस आउट ऑफ द ब्लू आ गए थे, और उस पर टोटल फोकस करके हमने तैयारी कर ली। और कई सारे इंडिया में कई सारे बच्चे ये गलती करते हैं, और कई बार उनके मेंटर्स भी ये गलती कर देते हैं। तो आपको वो गलती नहीं करनी है। डोंट make the worst use of the limited time, you will have to make the right use of the limited time। और right use कैसे होगा? एक सीधी सी बात है, दो ही तरीके से right use हो सकता है। पहला चीज एक right schedule, जो कि मैं आपके लिए प्लान करूंगा, प्लानिंग कह सकते हैं इसे, प्लस right मटेरियल। ये दोनों मेरा काम है, इसीलिए आपने ये बैच ज्वाइन किया है। आपको 10 के मटेरियल्स देखने की जरूरत नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ मटेरियल इन द मार्केट। आपको सारे मटेरियल्स देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। आपको ये बात समझना पड़ेगा। डोंट गो फॉर एक्सेस रिसर्च, परफेक्शनिज्म की तरफ मत जाना, गलती कर दोगे। दूसरी चीज, लिमिटेड बुक्स एंड कंटेंट विल हेल्प मोर। मिथ ऑफ परफेक्शनिज्म, ये इनफैक्ट मैंने अपने सोशियोलॉजी वाले मेंटरशिप बैच में भी कल ही डिस्कस किया था। देयर इज नो सच थिंग एज परफेक्शनिज्म। आपको परफेक्ट नहीं हो पाएंगे आप, तो लर्न टू एंजॉय योर इम्परफेक्शनिज्म। आप देखो ना, मैं क्यों बात ये कह रहा हूं, अगर परफेक्ट होते, अगर टॉपर्स परफेक्ट होते, तो किसी का तो 250 में 250 आता। दैट इज अ परफेक्ट ना, यही तो परफेक्ट है। तो आपको समझना पड़ेगा, किसी का 250 में 250 नहीं आ रहा, और 110 नंबर आता तो उसको हम इज्जत वाली नजरों से देखते हैं। GS1 110, ओ माय गॉड, अच्छे नंबर थे। आप समझो 50% भी नहीं है वो। और 120 आ गए, 130 आ गए, औसम माने जाता है। 130 के ऊपर लाइक 160 किसी ने टच कर दिया तो भगवान है, गॉड इन द ह्यूमन फॉर्म, उसके ऊपर तो आते ही नहीं। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, इट इज द फाइट, इट इज द फाइट टू डू द राइट इन द लिमिटेड टाइम। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मेंस में मैं आपको बता देता हूं, समझना। आपकी फाइट एक क्वेश्चन में, एक पेपर में, ये नहीं है कि आपको उस पेपर में बहुत ज्यादा मतलब सारे क्वेश्चन में नंबर लाने हैं। आपकी केवल इतनी सी फाइट है कि आपको हर एक क्वेश्चन में आधा एक नंबर, आधा एक नंबर, आधा एक नंबर दूसरे बच्चे से ज्यादा लाना है। समझने की कोशिश करना। आप 20 क्वेश्चन है आपके पास, 20 क्वेश्चंस, अगर आप इतना अच्छा लिखते हो कि हर एक क्वेश्चन में एक नंबर एक्स्ट्रा ले आते हो दूसरे बच्चे से, तो इन द नेट आप उस पेपर को देते देते 20 नंबर का डिफरेंस क्रिएट कर दोगे एक पेपर में। 20 नंबर, ये मैटर कर जाएगा सिलेक्शन में।
तो GS1, GS2, GS3, GS4 एक एक नंबर फालतू लेके आ गए, 80 नंबर का गैप सीधे प्रोड्यूस हो जाएगा, 380 वर्सेस 460। और ये कैसे पॉसिबल है? जब आप तैयारी इस हिसाब से करोगे कि आपके वो नंबर आए। मैं उसमें आपको असिस्ट करूंगा, बताऊंगा कि आपको वो चीज करनी कैसे है। हमारा टारगेट कभी भी 10 में 10 लाने का होगा ही नहीं, 15 में 15 लाने का होगा ही नहीं, क्योंकि वो आएगा ही नहीं। लेकिन ये टारगेट जरूर होगा कि अगले बच्चे को अगर यूपीएससी 5 नंबर दे रहा होगा ना, तो आपको उस क्वेश्चन में 6 देगा। ये जरूर होगा कि अगर उस अगले बच्चे को 7 तक दे रहा है ना, तो आपको 7.5 जरूर मिल जाए। क्योंकि अगर आपने वो कर लिया, हर एक क्वेश्चन में आपने आधा एक नंबर, आधा एक नंबर, आधा एक नंबर, आधा एक नंबर फालतू ले लिया, तो आप अल्टीमेटली सारे क्वेश्चंस में मिला के 10-20 नंबर का जो एज क्रिएट करोगे पर पेपर, इट इज इंपॉर्टेंट, पर पेपर, दैट विल क्रिएट द डिफरेंस। तो ये आपको कैसे करना है मैं करवाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा हाउ आर वी गोइंग टू प्लान, मतलब हमने कैसे, मैंने आपके लिए प्लान कर रखा है। एंड बिलीव मी, इफ यू विल बी फॉलोइंग दिस बैच सिंसियरली, मेंस में मार्क्स के चलते आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ये मैं आपसे करवाऊंगा। मेहनत करने से आपको लेकिन पीछे नहीं हटना पड़ेगा। अगर किसी दिन जरूरत पड़ी ना, अगर किसी दिन जरूरत पड़ी 12-14 घंटे भी पढ़ना पड़े तो पढ़ लेना, ऑल्दो मैं इतने टारगेट दूंगा नहीं। लेकिन अगर आप स्लो हैं, मैं स्लो भी नहीं चल सकता, बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं चल सकता, बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं चलूंगा कि कवर ही ना हो पाए, लेकिन इतना स्लो भी नहीं चल सकता कि टारगेट लाइक आपके सारी चीजें रह जाएं, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है, सीधी सी बात है, यू डोंट हैव अनलिमिटेड टाइम। तो हम एक मॉडरेट पेस बना के चलेंगे, और जो छूट जाएगा उसके मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा। मैं मतलब आई एम हियर टू हेल्प यू आउट, बट द थिंग इज दैट कि अगर आप छूट गए, बीच में आपने पढ़ाई नहीं की, आप पार्टी करने चले गए, तो दिक्कत है। अभी सारी पार्टी होगा, सब छोड़ दो यार, 10 दिन कर ली मस्ती जितना करना था। आपको फोड़ना है ना, आपको सीधी सी बात है, आप चाहते हो ना कि आप मेंस फोड़ दो, तो आपको लगना पड़ेगा साथ में, सीधे बोल रहा हूं। सब कुछ छोड़ के सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, पढ़ना है, सोना है, एक्सरसाइज करना है और लाइट खाना है। पढ़ना है, सोना है, एक्सरसाइज करना है, लाइट खाना है। एक्सरसाइज क्यों जरूरी है बताऊंगा आपको। खाली पढ़ना नहीं है, खाली पढ़ना और सोना किया तो गए, सिलेक्शन नहीं होगा, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि माइंड काम नहीं करेगा, माइंड साथ नहीं देगा, क्योंकि आपको अब पढ़ाई की इंटेंसिटी बढ़ानी है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, और ये मैं आपको बताऊंगा ये आप कैसे करने वाले हैं, क्या प्लान्स हैं, किस तरह से क्या है, आई विल बी डिस्कसिंग यू, ठीक है, आई विल बी डिस्कसिंग विथ यू। आंसर राइटिंग, इस पूरे बैच के दौरान हम हर दूसरे दिन या हर तीसरे दिन लाइव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, पूरे बैच के दौरान, पूरे टाइम के दौरान। ऑलवेज रिमेंबर, इट इज द फर्स्ट थिंग टू लीव एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू अपार्ट फ्रॉम कंटेंट प्रिपरेशन। कंटेंट प्रिपरेशन में तो मैं हेल्प कर दूंगा, लेकिन आंसर राइटिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, बच्चों के अंदर एक हैबिट होती है कि वो आंसर राइटिंग को छोड़ के सारा काम करने को रेडी है, और क्यों वो आंसर नहीं लिखना चाहते, मैं आपको एक सिंपल सा रीजन बताता हूं। क्योंकि हम दिमाग को कष्ट नहीं देना चाहते। बट मेरी एक बात समझना, आप बिना सोचे पढ़ तो सकते हो, लेकिन बिना सोचे आप लिख नहीं सकते। फिर से रिपीट करो, आप बिना सोचे पढ़ लोगे, किताब के पन्ने पलट लोगे, लेकिन लिखते समय तो सोचना पड़ेगा ना भाई, इसका क्या आंसर होगा, और उसके लिए दिमाग अनकंफर्टेबल होता है, और आप लिखना नहीं चाहते उस टाइम पे फिर। और दूसरी बात, दिमाग चाहता है, दिल चाहता है, सीधी सी बात है, वो मूवी की तरह कि भाई सब कुछ परफेक्ट हो तो मेरा आंसर परफेक्ट हो, लेकिन आप पहले दिन परफेक्ट आंसर कभी नहीं लिखोगे, सबसे बुरा आंसर लिखोगे आप। लेकिन यह जरूर है कि अगर आप आज लिखोगे, आज दिमाग को स्ट्रक्चर करने की कोशिश करोगे, आप दिमाग में आइडियाज को स्ट्रक्चर करने की कोशिश करोगे, तो कल जरूर आप अच्छा आंसर लिख लोगे। इसलिए आज खराब आंसर लिख लेना, वादा करता हूं 80 दिन के बाद जब आप मेंस लिख रहे होगे ना, तो आपसे अच्छा आंसर शायद ही कोई लिख पा रहा होगा। और एटलीस्ट अगर कोई बहुत अच्छा आंसर लिख रहा होगा तो आप उसको बड़े प्यार से टक्कर दे रहे होगे। कंटेंट मैनेजमेंट, अच्छे आंसर के लिए 2-3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहली चीज कंटेंट मैनेजमेंट। कंटेंट मैनेजमेंट के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज मैं करवाऊंगा। कंटेंट के लिए आपको कंटेंट मैनेजमेंट में बहुत टाइम जाता है, इसकी रिसर्च कर लें, ये वाला इंस्टीट्यूट का मटेरियल अच्छा लग रहा है, इस वाले चैनल पे मटेरियल अच्छा हो गया, मेरी सब पे नजर है इस टाइम पे। जहां से जो अच्छा मटेरियल मिलेगा मैं उठा लूंगा यार, आपको वो मेहनत नहीं करनी है, मेरी पूरी टीम लगी हुई है। तो जितना अच्छा अच्छा कंटेंट है वो मैं आपके पास लेके आऊंगा, टॉपर्स की कॉपी से जो अच्छा कंटेंट है वो मैं आपको सप्लाई करता रहूंगा,
क्योंकि मेरा तो यही काम है ना अभी इस टाइम पे। आपका काम कंटेंट मैनेजमेंट का नहीं है, आपका काम है कंटेंट दे दिया गया, बता दिया गया, अब उस पर स्टिक करके पढ़ना है, 10 बार रिवीजन करना है। दूसरी चीज, एक अच्छा आंसर लिखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, यू विल हैव टू राइट द आंसर। यू विल हैव टू राइट द आंसर। ये दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको आंसर लिखना पड़ेगा। यू विल हैव टू पार्टिसिपेट। और पार्टिसिपेट कैसे करेंगे? जब मैं बताऊंगा भैया आंसर राइटिंग सेशन, यू विल हैव टू पार्टिसिपेट। और जिस दिन आंसर राइटिंग सेशन नहीं होगा उस दिन मैं आपसे जरूर बोलूंगा कि क्वेश्चन कुछ ना कुछ दूंगा जो आपको लिखना है और लिख के सबमिट करना है आपको आपके ग्रुप में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस बैच। इसको इग्नोर मत करना अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। कंटेंट आपको मिलेगा कहां से, फ्रॉम वेयर? पहला तो प्लेस ये होगा बुक्स एंड मटेरियल, जो मैं बता रहा हूंगा। दूसरा लेकिन जो कंटेंट मिलेगा वो पीवाईक्यू सॉल्यूशन से मिलेगा। ये बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। क्वेश्चन आ गया, आप सोसाइटी का क्वेश्चन देख लीजिए। मैं आपको बता दूं, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, GS1 का अगर आप पेपर देखोगे ना, GS1 की बात कर रहा हूं, उसमें एक पोर्शन है सोसाइटी। यू हैव हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ सेक्शन कॉल्ड सोसाइटी। अगर आप सोसाइटी का कंटेंट ही पूरा पढ़ लोगे, पीवाईक्यू जितने आज तक आए 2013 से 23 तक, आधा तो आपका ऐसे ही तैयार हो जाएगा एंड आप दूसरों से बेटर करके आ जाओगे। कंटेंट के मामले में वही आपका कंटेंट तैयार करवा देगा, पीवाईक्यू का सॉल्यूशन। सोसाइटी एक ऐसा टॉपिक है जो आप बिना पढ़े भी जाओगे ना कुछ लिख लोगे, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपने पीवाईक्यू का सॉल्यूशन कर लिया तो बिलीव मी, आप ज्यादातर क्वेश्चंस उसके ऐसे ही बड़े प्यार से एक अच्छे कंटेंट के साथ आप कर पाओगे। तो पहली चीज, पहला जो आपका प्लेस होगा दैट विल बी द बुक एंड मटेरियल, जहां से आपको कंटेंट मिलेगा। दूसरा कंटेंट मिलेगा पीवाईक्यू सॉल्यूशन से। ये दोनों ही कंटेंट हम कंसोलिडेट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अक्सर बच्चे इग्नोर कर देते हैं। हम कोचिंग का मटेरियल पढ़ना चाहते हैं, हम पढ़ते भी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा, बट आप यूपीएससी के पीवाईक्यू छोड़ के आप कोचिंग में लग के, पेपर में लग गए, सिलेबस को छोड़ के आप कोचिंग के मटेरियल में लग गए, वहां पे समस्या है। टेस्ट सीरीज अच्छी हैं, कई सारी मार्केट में टेस्ट सीरीज अच्छी हैं, बट उन टेस्ट सीरीज के पीछे आपने क्या किया, आपने यूपीएससी का कंटेंट छोड़ दिया। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू कैन डू व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक, डोंट डू दैट। स्टैटिक, एक जगह से सोच डिसाइड कर लिया, स्टिक टू इट, revise it again and again and again, and then keep on revising the PYQ again and again. PYQ का मतलब ये नहीं है कि आपने एक बार रीडिंग कर लिया, that is over. Whether you are revising the PYQ, क्योंकि उसके कंटेंट से आपको कई सारे थीम्स वाले क्वेश्चन आराम से आप कर लोगे जो वो पूछ देंगे। अक्सर वो पूछते रहते हैं लैंडस्लाइड्स, कितनी बार क्वेश्चन आ रखा है। They keep on asking, they keep on repeating the questions. At least theme तो रिपीट कर ही देते हैं। अब यार तुम पॉवर्टी वगैरह वाला क्वेश्चन घुमा फिरा के तुम 4-5 अलग अलग टाइप से पूछ ले, फिर घुमा फिरा के जो तुम पूछ पाओगे ना उसी थीम में घूमेगा, वही कंटेंट घुमा फिरा के कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर, ये उठाया ये उठाया ये उठाया ये चिपकाया, हो गया। यही होता है। आफ्टर दैट, अपार्ट फ्रॉम दैट, वो बच्चा डेफिनेटली एज ले जाता है जिसने उसमें करंट का थोड़ा सा नॉलेज डाल दिया, और वो तो मैं आपको सप्लाई करूंगा। डेटा चाहिए ना, एक रिपोर्ट चाहिए। बट एक गलती यहां पे क्या करते हैं, कई बच्चे पॉवर्टी का अगर टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक एग्जांपल देके बता रहा हूं, पॉवर्टी का टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब पॉवर्टी का टॉपिक पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनको तो चाहिए भैया हम वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी डालेंगे, IMF की भी रिपोर्ट डालेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की भी रिपोर्ट डालेंगे, इंडिया में नीति आयोग की भी रिपोर्ट डालेंगे, सबकी रिपोर्ट्स के हम वैल्यू रटे पड़े हैं। नहीं लिख पाओगे उतना कंटेंट, यहां पे आपको अपने आप को मिनिमाइज करना पड़ेगा। अगर मेरे को पॉवर्टी का वैल्यू बताना है, एक या दो, एक इंडियन एक इंटरनेशनल, ज्यादा से ज्यादा जो भी आएगा लिखेंगे यही। तो आपको यह भी समझना पड़ेगा कि आप, क्योंकि आप सारा डेटा याद करके आप जाके लिख नहीं सकते, तो सारी रिपोर्ट्स पढ़ डाली, वो समझदारी नहीं थी। वहां पे भी आपको कुछ चीजें माइनस करनी पड़ेंगी, क्या माइनस करनी वो मैं बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो कंटेंट फ्रॉम द बुक्स एंड द मटेरियल्स, ये मटेरियल इंस्टीट्यूट्स के तो होंगे ही होंगे, कुछ मटेरियल मैं भी आपको बीच बीच में वैल्यू एडिशन के लिए देता रहूंगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पीवाईक्यू सॉल्यूशन, दैट इज द, ये तो करना ही है। पीवाईक्यू सॉल्यूशन के लिए आई फाइंड क्रॉनिकल वेरी गुड, क्रॉनिकल के सॉल्यूशंस बहुत ज्यादा अच्छे हैं।
अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कोई मटेरियल अच्छा पता है तो आप उसका पीवाईक्यू सॉल्यूशन भी ले सकते हैं. आई विल बी डिस्कसिंग इट लेटर. लाइव क्वेश्चन आंसर डिस्कशन, लाइव आंसर राइटिंग. अब देखो एक चीज आती है कि सर हमने लिखना, अपने जिंदगी में लिखा नहीं है, तो कोई बात नहीं, लिख लेंगे साथ में. अब ये लिखना कब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बताता हूं आपको. बट आपको ध्यान रखना, जब भी मैं लाइव मीटिंग के लिए बोलूंगा कि वी आर गोइंग फॉर द लाइव, यू शुड पार्टिसिपेट. ये आपका काम होगा. और पार्टिसिपेट के लिए आपको 2 कंडीशन आप जरूर ध्यान रखना. पहली चीज, बाय अ यूपीएससी कॉपी. वो घर वाली कॉपी लेके मत बैठ जाना. यूपीएससी आपको एक ब्लैंक पेज वाली कॉपी देता है, लंबी होती है इस टाइप से, मतलब A4 टाइप में जो कॉपी होती है, और ये बीच में लाइन खिंची होती है. यहां लिखा होता है भैया यूपीएससी, और यहां पे आपको लिखना होता है आंसर. तो वैसी ही कॉपी में उत्तर लिखना है जैसी कॉपी आपको यूपीएससी देने वाला है. और वो मार्केट में आपको मिल जाएगी, कहीं पे भी ऑनलाइन भी मिल जाएगी, वैसे भी मिल जाएगी. नहीं तो फिर आई विल बी सप्लाइंग यू एक छोटा सा पीडीएफ, आप प्रिंट आउट निकलवा लो आगे पीछे. ठीक है, ये जरूरी है. दूसरी चीज, अपनी पेन डिसाइड कीजिए. उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, क्यों इंपॉर्टेंट है पेन डिसाइड करना. आपकी जिस पेन से अच्छी हैंड राइटिंग बन सकती है वो पेन उठा लो, एंड फिर फाइनलाइज इट कि भैया इसी पेन से लिखना है, पेन चेंज नहीं करनी है. इट इज इंपॉर्टेंट. तो आप अपनी पेन डिसाइड कर लीजिए. 8-10 दिन में लिखते लिखते आपको आइडिया हो जाएगा किस पेन पे आपका हाथ फिट बैठ रहा है. कुछ पेन दूसरे बच्चों ने भी बताई थी, जैसे मैं तो इजी क्लिक फ्लेयर वाली यूज करता था. कुछ बच्चों ने V5 वाली पेन बताई, कुछ बच्चों ने और बताई. मैंने एक वीडियो बनाया था, यूट्यूब पे जाके देख लेना. जो आपको अच्छी लगे यूज कर सकते हो, या फिर इनफैक्ट आपने भी कोई अगर पेन पसंद हो तो उसको आप यूज कर लीजिए, मुझे कोई इशू नहीं है. बट 1-2 चीज कि वो पेन को की ग्रिप आपके लिए अच्छी है, दूसरे के लिए अच्छी है नहीं है, मेरे को मैटर नहीं करता. दूसरा उस पेन को गाली देता है, टेंशन नहीं है. आपको वो पेन सही लग रही है, आपकी हैंड राइटिंग बनती है, यू फाइंड योर सेल्फ कंफर्टेबल, दैट इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, ये दोनों फाइनल कर लो, क्योंकि हम 2-3 दिन के अंदर लिखना स्टार्ट कर देंगे. नेक्स्ट, प्लानिंग. क्या प्लान, कैसे प्लान कर रखा है, लेट मी डिस्कस. देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझना पड़ेगा. मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ऐसी प्लानिंग क्यों कर रखी है. दिस इज जुलाई, जून चल रहा है जो कि खत्म हो गया लगभग, जुलाई आ रहा है, देन वी हैव अगस्त, देन वी हैव सितंबर. सितंबर में मेंस है, 15-20 दिन मिलेंगे, उसकी अभी बात नहीं करते हैं, फिलहाल हम इसकी बात करते हैं. जून एंड जुलाई में हम करेंगे GS1, GS4, बीच में कहीं हम ऐसे को चिपकाएंगे. आपकी मैं कुछ क्लासेस लूंगा, आई विल बी टेलिंग यू कैसे ऐसे लिखना है. मैं आपसे कुछ चीजें डिस्कस करूंगा कि सो दैट यू विल बी एबल टू हैंडल एनी इससे. मैं आपको टॉपिक चूज करना कैसे करना है वो सारी चीजें बताऊंगा इस बैच में. आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो मैं लाइव मीटिंग के दौरान आपको बताऊंगा. ठीक है, हम करेंगे ये. अच्छा, आप में से कुछ बच्चों का एक सवाल आ सकता है, सर GS2 और GS3 क्यों नहीं कर रहे हैं. उसका रीजन भी आपको बताता हूं, क्यों मैंने बोला है कि जून जुलाई में हम ये करेंगे. एक्चुअली ज्यादातर जो जनता है और जो कंटेंट, बेस्ट कंटेंट अवेलेबल है, आपको पता है मेंस 365-90% जनता पढ़ती है मेंस के लिए. ये तो आप जानते हैं, वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ जैसा हो रहा है थोड़ा थोड़ा. एंड इस मामले में कहीं ना कहीं विजन ने अच्छा काम मेंटेन कर रखा है, इसीलिए वो चीज है. सारे बच्चे नहीं पढ़ते, बट स्टिल 80-90% जनता पढ़ती है, हम भी वो फॉलो करेंगे. बट चीज ये है कि विजन की आप बुकलेट्स देखेंगे ना, जो मेंस 365 है, 2023 मेंस वाली ये बुक लिस्ट है, बाकी आप पिछले भी जाके देखेंगे तो व्हाट यू विल फाइंड, सोशल इश्यूज, ये घुमा फिरा के आपके GS2 का टॉपिक है, सोशल जस्टिस. इन्वायरमेंट, ये GS3 का टॉपिक है. साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये GS3 का टॉपिक है. पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ये GS2 का टॉपिक है. इकोनॉमी, ये आपका GS3 का टॉपिक है. IR, ये आपका GS2 का टॉपिक है. सिक्योरिटी, ये आपका GS3 का टॉपिक है. अपडेटेड, यही सारे टॉपिक जो, क्योंकि ये लोग पहले दे देंगे, उसके बाद फिर एक अपडेटेड आ जाएगी जो इन सारे टॉपिक्स को अपडेट कर देगा. एंड एथिक्स, जो एक्चुअली उसकी उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप कंटेंट पढ़ रखे होंगे. ठीक है, तो इसकी बहुत ज्यादा कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सफिशिएंट कंटेंट है, तो इसकी हमें एक्चुअली जरूरत नहीं है. इसकी जरूरत है. GS1 कहां है. ज्यादा से ज्यादा कुछ बच्चे ये बोल सकते हैं सर कि ये सोशल इश्यूज वाले में, ये सोसाइटी में थोड़ा बहुत हेल्प करता है, तो GS1 यहां पे आप डाल सकते हैं. ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है. तो आप देखो
GS3, 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 GS3 के 4 सब्जेक्ट, GS2 के 3। तो और यहां पे क्वेश्चंस भी प्राइमरी करंट अफेयर्स वाले आते हैं। तो ये जो कुछ जब आ रहा है, ये सारा कुछ तो आपका किस पे आ रहा है? GS2 एंड GS3। लेकिन अब ये तुरंत नहीं आता है, इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, 10, 15, 20 दिन बाद आता है। तो उतने दिन क्या करोगे? उतने दिन क्या करोगे? GS2 और GS4 पढ़ लो, ताकि ये जब आए तो आपको टेंशन ना ले, आप पढ़ना शुरू करो तो एक बार में पढ़ के खत्म करो। एंड दैट इज वाई हम GS1 और GS4 पहले करेंगे। और इसमें क्या होगा, देखो GS4 आपका 10-15 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। तो बाई 10 से 15 जुलाई तक ये आपका फिनिश हो चुका होगा। इसे हम रिवीजन प्रैक्टिस में डाल देंगे, समझना। इसे अभी हम रिवीजन प्रैक्टिस में डालेंगे, हम लाइव आंसर राइटिंग करते रहेंगे। एथिक्स लिखना कैसे, ये मैं आपको सिखा दूंगा। उसके लिए टेंशन मत लेना, आंसर को एथिकल कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा। GS1 में हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी, ये टॉपिक्स हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी आपको प्राइमरीली एनसीईआरटी पे ही डिपेंडेंट होना है, ऑल्दो सेलेक्टिव। हिस्ट्री पे भी आपको प्राइमरी एनसीईआरटी पे ही डिपेंडेंट होना है, वो भी सेलेक्टिव। पोस्ट इंडिपेंडेंस, देयर इज एन एनसीईआरटी बुक, आई विल बी टेलिंग यू। वर्ल्ड हिस्ट्री, ओल्ड एनसीईआरटी 9th and 10th, एंड देन सोसाइटी वाला पोर्शन। सोसाइटी वाले पोर्शन का मटेरियल आई विल बी शेयरिंग, मैं बताऊंगा कि कौन सा मटेरियल बेस्ट है। मैं सारे मटेरियल के गो थ्रू, ऑल्दो मैं लगभग गो थ्रू हो लिया हूं, आई विल बी टेकिंग अ फाइनल डिसीजन एंड विल बी लेटिंग यू नो। तो पहले हम हिस्ट्री या ज्योग्राफी में कुछ करेंगे, तो हम इसके साथ कुछ कुछ लेके चलेंगे। ये हम इस तरह से प्लान करेंगे कि जुलाई के दौरान हम ये सारी चीजें खत्म कर लें। GS4 खत्म हो जाएगा, GS1 खत्म हो जाएगा, ऐसे को भी हम कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपका ये पोर्शन सोच के देखो खत्म हो गया, तो अगस्त में आपके पास सिर्फ और सिर्फ GS2 और GS3 बचेगा। तो उसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली एक सब, अब यहां पे क्या होता है ना, कई बच्चे इतना कर लेते हैं। और हाँ, ऑप्शनल डेफिनेटली आपको मैं बोलता रहूंगा कि अपने ऑप्शनल करते रहना। जिनका सोशियोलॉजी है यार, वो टेंशन मत लेना, आपका ऑप्शनल मेरी जिम्मेदारी है। बट जिनका सोशियोलॉजी नहीं है, आप इतना जरूर करना, एटलीस्ट पेपर 1 तो फिनिश कर ही लेना, ये इंपॉर्टेंट है। टाइम निकाल के 2 घंटे कम सोना पड़े सो लो, कोई बात नहीं, बाद में सोने का मौका मिलेगा। एंड देन GS2 एंड GS3। अब दोनों सब्जेक्ट, कुछ लोग एक गलती करते हैं, दोनों सब्जेक्ट एक साथ उठा लेते हैं और फिर ये रिवीजन प्रैक्टिस के लिए नहीं डालते, ये गलती करते हैं। इसके बाद आपको उठाना है एक सब्जेक्ट, या GS2 या एक GS3, और उसे फिनिश करो 15 से 20 दिन के अंदर। और साथ ही साथ इसको पूरा रिवाइज और प्रैक्टिस में डाले रहो। ये भूलना नहीं, आपने पढ़ाई की इसलिए नहीं कि आप भूल जाओ। तो एक सब्जेक्ट साथ में ये तैयार होगा, उसके बाद इसे करते रहो और बाकी रिवीजन प्रैक्टिस में डाले रहो। ये सही तरीका होता है। उसके लिए पूरी सही वे में अगर आप प्लानिंग करोगे ना, तो चीजें हो जाती हैं। मिसमैनेजमेंट करोगे, मस्ती करते रहोगे, रात भर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करते रहोगे, ये सारी हरकतें करते रहोगे, दोस्तों के साथ दारू पार्टी करते रहोगे, चाय की दुकान पे घूमते रहोगे, नहीं कवर कर पाओगे, ये तय है। और ये सारी चीजें थोड़े दिन के लिए साइड कर दो। देखो, अगर इफ यू आर इन द रिलेशनशिप, एक चीज मैं सीधे से बोलता हूं, इफ यू आर इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, मैं ये नहीं कह रहा जाके ब्रेकअप कर लो, बट इतना कर लो कि गिव इट अ पॉज फॉर द टाइमिंग। अपने पार्टनर से बोल दो, भैया हमारा मेंस है, जो भी बात होगी रात को होगी, दिन में मत करना ना, लड़ाई वड़ाई होगी, सिर तुम्हारा दर्द हो रहा है, पता चला तुम टारगेट को साइड कर दिया। रात को करो, 10 मिनट करो। आपका पार्टनर अगर आपको समझता होगा, सपोर्टिव होगा, तो आपको समझेगा, और सपोर्टिव नहीं होगा तो इसका मतलब वो लाइफ लॉन्ग पार्टनर आपके लायक नहीं है। सीधी सी बात है। क्योंकि आपके करियर को अगर आपका पार्टनर इंपॉर्टेंस नहीं दे सकता, इट मींस वो आपको डिजर्व भी नहीं करता है। क्योंकि ये आपके सपने हैं, किसी के लिए अपने सपनों को सेक्रीफाइस मत करना, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि आप कोई गलत काम नहीं कर रहे, कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे। तो ये ध्यान रखना, पढ़ाई से आपको पढ़ाई को टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास वेस्ट करने के लिए टाइम ही नहीं है। अब 6 महीने होता तो बात अलग है, अब 1 महीने में इतना कुछ पढ़ना है तो टाइम लगेगा ना बाबू, पढ़ना पड़ेगा तुमको। तो पढ़ो साथ में, मैं करवा दूंगा, टेंशन मत लेना। मैंने इतने रिवीजन्स करा रखे हैं लोगों के, जो हमारा मैराथन वाला बैच होता है, वहां पे इतने रिवीजन्स कर पाए लोग, यकीन नहीं कर पाए हैं, मैंने करवाए हैं। तो ये भी करवा दूंगा जो मैं आपको बोल रहा हूं, आपको विश्वास रखना बस मेरे ऊपर।
क्योंकि मैं यही काम कर रहा हूं इस बीच। इस तरह से ये प्लान किया गया है। इसका रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मेंस 365 बाद में आएगी। सफिशिएंट डे होता है 45-50 दिन में फोड़ने के लिए, इसको कवर कर लेंगे पहले। बीच में ऐसे की क्लास होगी, मैं बता दूंगा कैसे लिखना है। कोई भी ऐसे 2 ऐसे चूज करके अच्छा लिख लोगे, 130 तो जरूर आ जाएंगे, मिनिमम तो इतने आएंगे ही आएंगे, अगर आपने उस तरह से प्लान कर लिया तो। ठीक है, ये पूरा रिजर्व है, रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस और रिवीजन प्रैक्टिस और रिवीजन प्रैक्टिस। तो इस तरह से हमने पेपर को डिसाइड कर रखा है। वाई का मैंने आपको जवाब दे दिया, करना कैसे मैंने बता दिया, कौन सा पेपर पहले करना मैंने बता दिया आपको। बुक लिस्ट की बात करूं तो GS4 के लिए, एथिक्स के लिए मैं रिकमेंड करता हूं आपको लेक्सिकॉन। ऑल्दो आप कोई दूसरी बुक भी ले सकते हो। प्लस GS4 के सॉल्यूशन के लिए एक बुक आती जो मुझे एक्चुअली उस बुक के बहुत ज्यादा पता नहीं था, बट मुझे अभी लेटेस्ट मिली। दैट इज अ बुक बाय डिकोड एथिक्स। इसके सॉल्यूशन बड़े प्यारे हैं। GS1, 2, 3 के लिए आप क्रॉनिकल देख सकते हो, बट GS4 का सॉल्यूशन आप डिकोड एथिक्स ले लेना। ये हमारे सीनियर सर की बुक है, मुदित जैन सर की। तो उन्होंने बड़े अच्छे स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर भी दे रखा है, बड़े अच्छे एग्जांपल्स हैं। तो थोड़ा बहुत जो आपको एक्स्ट्रा कंटेंट की जरूरत पड़ेगी वो इस बुक से आपको मिल जाएगा। एंड आई रियली सैल्यूट सर, मुदित जैन सर की, इन्होंने इतनी अच्छी किताब लिखी है, बहुत अच्छी, बड़ी प्यारी किताब है। सॉल्यूशन के लिए दिस इज द बेस्ट किताब। उनकी और भी किताबें मैंने सारी नहीं पढ़ी हैं, इसका सॉल्यूशन लेकिन मैं देख रहा था, दैट इज द बेस्ट। मुझे सबसे अच्छा लगा, जो भी मार्केट में जितनी भी किताबें हैं, जितने भी सॉल्यूशंस पढ़े, मैंने एक किताब पढ़ी है, मैं आपको ये हाईली रिकमेंड कर रहा हूं बाय दैट। ये बहुत अच्छी किताब है। सो दिस इज द थिंग, हम इस तरह से पढ़ेंगे। तो GS4 के लिए हमारा कंटेंट क्या हो गया? लेक्सिकॉन प्लस सॉल्यूशन बाय डिकोड एथिक्स। उसके अलावा जो कुछ एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगी, लाइक कुछ वैल्यू एडिशन। अब देखो, आपके एथिक्स में अगर आप लोग ने नहीं जानते, मतलब अगर आपने एथिक्स नहीं बेसिक क्लियर है, तो आपको एक ऑडियो लेक्चर भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप उसको फॉलो कर सकते हो। आपको बेसिक समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे वे में बनाया गया है। और 6 से 7-8 घंटे में पूरा आपका एथिक्स खत्म हो जाएगा, तो बेसिक पूरा समझ में आ जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको अप्लाई करना है, लिखना है। 10-15 दिन के अंदर पूरा एथिक्स निपटा देंगे। ठीक है, और ये चीज हम करते चले जाएंगे। ठीक, सो दिस इज द थिंग, ये हो गया। व्हाट अबाउट ऐसे क्लास होगी इसकी, मैं बताऊंगा। आई विल बी टेलिंग यू, डिस्कसिंग यू कि किसी भी टाइप के ऐसे को कैसे कवर करना है। ये थोड़ा सा 8-10 दिन बाद मैं इस पे आपकी क्लासेस लूंगा। आंसर राइटिंग के बारे में भी सारी चीजें डिस्कस करूंगा आपसे। विच मटेरियल टू यूज अपॉन मी, सारी चीज आपके पास आता जाएगा टाइम के साथ। आपको आपके चैनल पे, जो आपका प्राइवेट चैनल है टेलीग्राम वाला, वहां पे मिलता चला जाएगा। वाई यू मस्ट नॉट रिसर्च नाउ, सीधी सी बात है, यू डोंट हैव टाइम। टाइम क्रंच है भाई, तुम सारी किताबें पढ़ के एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। वो मेरे को आपको लिए करने दो, आपके पास टाइम नहीं है एक्चुअली। तो डोंट गो फॉर द एक्सेस रिसर्च। एक्सेस रिसर्च में जाएंगे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अच्छा यहां पे मैं बता दूं, ऐसे के लिए जो कंटेंट चाहिए वो ऑलरेडी यू हैव, आपने ऑलरेडी, आपके पास सफिशिएंट कंटेंट है, आप दुनिया का कोई भी ऐसे लिख सकते हो। मेन प्रॉब्लम है केवल स्ट्रक्चरिंग की। स्ट्रक्चरिंग कैसे करानी है? अगर ये आपका सही हो गया, आप एक अच्छा ऐसे लिख लोगे, क्योंकि इसका जो कंटेंट है ये कहीं अलग से नहीं आता है, ये आपके GS की किताबों में ही दिया हुआ है, जो आपने पढ़ा है आज तक। तो कंटेंट के लिए टेंशन नहीं लेना, यू हैव द कंटेंट। आई विल बी टीचिंग यू हाउ टू स्ट्रक्चर योर ऐसे। कोई भी ऐसे लिख लोगे, बहुत अच्छा लिख के आओगे, प्रॉपर वे में लिख के आओगे। इसको मैं क्लास ले लूंगा तो मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा। तो कौन सा मटेरियल यूज करना है? रिसर्च मेरा काम है। देयर आर लॉट ऑफ अच्छा मटेरियल आ रहा है मार्केट में, मैं आपको बताऊंगा कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्या पढ़ना है। मेरे पास तो भाई पूरी भंडार रखा है इस टाइम पे, उसमें बेस्ट कंटेंट, क्रीम कंटेंट जिस भी चीज का है वो मैं आपको सप्लाई कर दूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट। शुड वी रीड न्यूज़पेपर इवन नाउ? यस, अ बिग यस। दिन की शुरुआत न्यूज़पेपर से करना। क्यों मैं बता रहा हूं आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए? क्या होता है ना कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो, लेकिन एक चीज यहां पे ध्यान रखना, न्यूज़पेपर पे 1 घंटे से ज्यादा मत देना। 1 घंटे पे जितना समझ में आया कर लिया, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ने का फायदा ये होता है कि जब आप आंसर लिख रहे हो तो आप करंट के रिस्पेक्ट में लिख पाते हो। देखो अभी क्या है कि वो तो नोट्स है, इंस्टीट्यूट का जो भी मटेरियल है,
मेंस 365 ले लो, या फिर जो भी एनालिसिस वाला मटेरियल जो आता है मार्केट में, दैट वो तो सीधे सी बात है। बट कई बार आप इंटरलिंकिंग नहीं कर पाते हो, न्यूज़पेपर से आप इंटरलिंकिंग कर पाते हो आंसर्स के, वो हेल्प आपको बहुत ज्यादा करेगा। डोंट स्किप द न्यूज़पेपर। अगर आप एक क्रीम कंटेंट लिखना चाहते हो, दूसरों से बेटर कंटेंट लिखना चाहते हो, डू रिफर टू न्यूज़पेपर डेली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 घंटा नहीं, मन है 45 मिनट दे देना, पन्ने पलट लेना, एटलीस्ट उसके हेडिंग देख लेना, उससे भी हेल्प मिल जाएगी। अब एक छोटी सी बात है, लाइक इस टाइम पे सी, एक छोटा सा आपको जैसे बता रहा हूं आपको, हीट वेव्स एज डिजास्टर, देयर आर चांसेस कि यूपीएससी डिजास्टर में इस बार ये क्वेश्चन पूछ ले। मैं ये नहीं कह रहा कि पूछेगा ही, बट एक बात कह रहा हूं, ठीक है, एग्जामिनेशन वाला चीटिंग वाला चल रहा है, बेल एज ए मैटर ऑफ राइट, स्टेट अपना नाम कैसे चेंज कर सकता है, व्हाट इज द प्रोसेस, या फिर व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द स्पीकर वाला इलेक्शन जो आज की न्यूज है। इस टाइप के क्वेश्चन जब आप पढ़ रखे होते हैं ना, तो आपके दिमाग में रहता है एटलीस्ट यार चलो ये तैयार करते चलो, ऑल्दो इसमें कई सारा कंटेंट आपको मिलेगा मैगजीन्स में, बट द थिंग इज दैट अगर आप पढ़ रखे हो, सपोज आपने लाइक नहीं मैगजीन वालों ने दिया और आपने पढ़ लिया, तो आपके देयर आर मैक्सिमम चांसेस दैट यू कैन डू, यू विल डू बेटर देन अदर्स। वो रेफरेंस दे दिया, कोई अपने एग्जाम्पल आपको याद रह गया, आपने मेंशन कर दिया, तो जो वो इंटरलिंकिंग होती है ना, वो बड़ी अच्छी रहती है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि रीड द न्यूज़पेपर, डोंट इग्नोर द न्यूज़पेपर, हेल्प ही मिलेगी, नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा, ठीक है। फिर भी नहीं टाइम है तो ठीक है, स्किप कर देना, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि सीधी सी बात है यार, जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे ये आपको GS2 में भी हेल्प करेगा, GS3 में भी हेल्प करेगा, GS1 में भी हेल्प करेगा और GS4 में भी हेल्प करेगा। जब इतनी जगह पे आपको एक कंटेंट थोड़ा 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 सप्लाई कर रहा है, तो पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, तो पढ़ लो। मैं आपको यही बोलूंगा, पढ़ लेना, ठीक है। आंसर राइटिंग, टाइम बाउंड मैनर एंड टाइमिंग ऑफ आंसर राइटिंग। देखो ऐसा है, कायदे से तो मॉर्निंग में करना चाहिए, अभी हम स्टार्टिंग में मॉर्निंग में नहीं करेंगे। हमारी जब भी आंसर राइटिंग का टाइम होगा ना, ये 8 PM पे ही होगा। इसके पीछे रीजन ये है कि कुछ लोग आप में से कोचिंग वगैरह कर रहे हैं, और जो लोग नहीं कर रहे हैं, वैसे भी देखो दिन में क्या होता है ना, जब आपको मैं आंसर राइटिंग में पूरा स्ट्रेस डाउन कर दूंगा, तो आपका क्या होगा, पूरा एकदम दिमाग की एनर्जी तो खप जाएगी, दिमाग की एनर्जी खप जाएगी तो पढ़ने का मन नहीं करेगा, क्योंकि थकान होने लगती है। दैट इज वाई 8 PM तक जो पढ़ना है पढ़ लो, और जब भी मैं बताऊंगा आपको एक दिन पहले इंटीमेशन आ जाएगा। 8 बजे हम लाइव आंसर राइटिंग करेंगे। कैसे करेंगे? क्लॉक बेस्ड पहली चीज करेंगे हम, टू इंक्रीज द स्पीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइव करेंगे, मैं सामने आपके हूंगा, बताऊंगा कि इस आंसर में आपको क्या करना था। कुछ तो देखो आपको टेस्ट ऑलरेडी हैं जो आपको लिखने हैं, जो ऑलरेडी आपके बैच का पार्ट है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उन टेस्ट के अलावा भी मैं आप लोगों से लिखवाता रहूंगा। वहां पे क्या होगा कि वो सारी कॉपीज मेरे लिए चेक करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं आप लोगों को बेसिकली ये बोलूंगा कि भैया राइट द आंसर, आप आंसर लिखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा इसको क्या आपके आंसर में ये कंटेंट है, ये कंटेंट है, ये कंटेंट है। इस तरह से जब मैं बार बार आपके सामने क्वेश्चंस डिस्कस करता रहूंगा ना, तो उससे होगा क्या कि आपको ये समझ में आने लगेगा कि किसी भी तरीके के क्वेश्चन में हमें शुरुआत कैसे करनी है, कंक्लूजन में क्या लिखना है, या फिर इसके बीच की स्ट्रक्चरिंग कैसे होगी। तो वो स्ट्रक्चरिंग 5, 6, 7, 8 जब आपकी इस तरह से लाइव क्लासेज हो जाएंगे, तो आपकी स्ट्रक्चरिंग सीख जाओगे, स्ट्रक्चरिंग वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। अभी मैं क्लास लेके चला जाऊं और उसको आपको करके ना दिखाऊं, कोई फायदा नहीं बनेगा। तो स्ट्रक्चरिंग सिखाने के लिए वो लाइव करना सबसे अच्छा होता है आपको, लेकिन पहले मैं लिखवाऊंगा, उसके बाद वो करके दिखाऊंगा, और ये चलता रहेगा। उसके अलावा आई विल ऑल्सो बी गिविंग यू द एक्सपोजर ऑफ द टॉपर्स कॉपीज। जो भी टॉपर कॉपीज है ना, जो अच्छी अच्छी कॉपीज मेरे सामने आते रहेंगे, जो जो आंसर्स आते रहेंगे, मैं आपको दिखाता रहूंगा, ये टॉपर ने ऐसे लिखा, इसने ऐसे लिखा, इसने ऐसे लिखा। तो उसमें क्या होगा कि आप उनसे भी सीखेंगे, उनकी स्ट्रक्चरिंग देखेंगे, तो यू विल कम टू नो कि भाई लिंकिंग कैसे करनी है। अब जैसे कुछ लोग डायग्राम बनाते समय, भाई लाइक लेट्स से फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन आ रखा है कि एग्जांपल दे रहा हूं, कुछ लोग ऐसे ड्रॉ करके ये लिख दिया। कुछ लोग इसी चीज को फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1 2 3 4 5 6, ये सब छोटी छोटी चीजें जब आप देख रहे होगे ना, तो आपको पता रहेगा किसी आंसर में कि इस टाइप से डायग्राम टाइप का बना दिया, डायग्राम टाइप का लग रहा है, ये पॉइंटर टाइप का लग रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा ना कि आपकी कॉपी खूबसूरत दिखने लगेगी। और मैं आपको दिखाऊंगा उन्हीं टॉपर्स की कॉपीज प्राइमरी दिखाऊंगा जिनके मार्क्स बड़े अच्छे आ रखे होंगे उस सब्जेक्ट में, नहीं तो नहीं दिखाऊंगा, ताकि आप उसके
सही वे में कैसे लिखते हैं, उस टॉपर की कॉपी से भी सीखें। आपको भाई ये भी तो पता चलना चाहिए ना कि मैं आपको जो बता रहा हूं रेजोनेट कर भी रहा है कि नहीं टॉपर्स की कॉपीज के साथ। तो आई विल बी शोइंग यू हाउ दिस कैन बी डन। ये सारा चीज है आंसर राइटिंग के फीचर में है, मैं वो ये चीज करूंगा। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली पार्टिसिपेट करना है। आंसर राइटिंग का जो प्रॉब्लम है ना, 1 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा। देन डू राइट, लिखना है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, बिना लिखे नहीं होगा, आपको लिखना पड़ेगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। 8 बजे ही होगी प्राइमरी, बाद में हम ये कर लेंगे, जब खत्म हो जाएंगे तो हम संडेज को लाइक जो संडे होगा हम उसे फिक्स कर देंगे कि आप एटलीस्ट 3 घंटे जरूर आंसर लिखें ताकि फुल इंटरेस्ट। वो मैं बता दूंगा कब कब लिखना है, डोंट वरी अबाउट दैट। वैल्यूडेशन डेटा, इट्स ऑन मी, आपको कोई रिसर्च नहीं करने की जरूरत नहीं है। न्यूज़पेपर पढ़ लो, कुछ अच्छा मिल गया तो नोट कर लेना, नहीं तो जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की किसी चीज की जरूरत नहीं है। हाउ द मैराथन वुड प्रोसीड, आप लोग जानते हैं मैराथन का टाइमिंग क्या होता है। 9 बजे टारगेट आ जाएगा आपके चैनल पे, 9 से 12 के बीच में जरूर आएगा। नॉर्मली 9 बजे आएगा, लेकिन किसी दिन अगर 9 बजे नहीं आता है तो 12 बजे तक जरूर आ जाएगा। अगर 12 बजे भी नहीं आता देन देयर इज प्रॉब्लम। ऐसा होता नहीं है, बट दैट इज द रेयर केस। कभी अगर उससे लेट होगा तो मैं आपको पहले ही इंटीमेट कर दूंगा, बट ऐसा कभी नहीं होता, रेयर केस है, दैट इज द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस इन माई केस। 9 बजे आ जाएगा, और ये मैं आपको बेसिकली टाइम देता हूं 24 घंटे का। अगले दिन आपको रात के 12 बजे से पहले इस पे डन लिख देना है, बस इतना सा काम है, और वो काम पूरा करके। अब यहां पे कई बच्चे क्या करते हैं, आंसर राइटिंग को छोड़कर सब पे डन लिख देते हैं, हर चीज के लिए डन लिख देते हैं, बट आंसर राइटिंग नहीं करते। ये मत करना, ठीक है। लिखते हैं यार, देखो सीधी सी बात है, सिलेक्शन लेना है ना तो कर लेते हैं ना मेहनत। अरे नहीं पसंद है लिखना, किसी को नहीं पसंद होता यार, मेरे को भी नहीं पसंद था, आपको भी नहीं होगा, कर लेंगे, क्या हो जाएगा। और मैं आपसे सही बोल रहा हूं, आप इतनी सी मेहनत करोगे ना मेंस के लिए, मैं इतनी सी मेहनत कर दूंगा आपके लिए, करके तो देखो। फाइट करते हैं यार मिलके। ये मत करना कि यार इस बार मेंस अगर लिख रहे हो ना आप तो अगले बार फिर मेंस लिखना पड़े, वो नौबत ही मत आने दो। इतनी मेहनत कर लो, जिंदगी भर की मेहनत कर लो, 3 महीने बस खत्म, अब नहीं करना दोबारा मेहनत। उसके बाद जाके सीधे लवासना में कॉफी पीनी है और आईएएस या आईएफएस बन के कॉफी पीनी, नहीं तो आईपीएस बन के, जो मेरा ड्रीम जॉब है मेरे को मिल जाए बस, दैट्स इट, खत्म। मेरे को नहीं करनी बार बार मेहनत। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, आपके पास मौका है, इस मौके का सही यूज कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए, सिलेक्शन लीजिए और निकलिए इस रैट रेस से। ये भयंकर तंग कर देगी आपको, नहीं तो पगला देगी। ये पंचवर्षीय योजना मत बनाना। ये नहीं होना चाहिए भैया मैंने मेंस दिया और मेरा मेंस फिर मेंस के चलते देने के बाद इंटरव्यू के कॉल नहीं आए, ये नहीं होना चाहिए। और ये एक ही केस में नहीं होगा, जब आप लिखोगे, जब आपको जैसे बताओ वैसे करोगे। नहीं होने दूंगा, ट्रस्ट मी, फोड़ के रख दोगे यार। मिसमैनेजमेंट जैसी कोई चीज नहीं हो पाएगी मेरे शेड्यूल में, मिसमैनेजमेंट जैसी चीज होती ही नहीं है। आप देख रहे हैं, आपने इतने टाइम से मुझे देखा है, आपने देखा है स्टार्टिंग में जब मैंने मैराथन शुरू किया था, कई लोग आप में से जानते हैं, जब मैंने मैराथन चालू किया था तो बहुत सारे मेरे पास मैसेज भी आए थे, बहुत सारे लोगों ने बोला था कि मैराथन जैसी कोई चीज रन नहीं करती। आज की डेट में कई सारे लोग इस टाइप की चीज को रन करने लगे हैं, और ये अच्छी बात है। गुड वर्क इज एप्लीकेटिंग एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम, जो लोग इस काम को रेप्लिकेट कर रहे हैं कि टारगेट बेस्ड चीजें करना। अरे ठीक है, अगर क्या कहते हैं वो टारगेट बेस्ड वाली चीजें अगर किसी को असिस्ट कर दे रही है तो अच्छी बात है ना, किसी का करियर बना रही है, और कोई अच्छी चीज कोई फॉलो कर ले रहा है तो उसमें बुराई क्या है, अच्छी बात है। मैं भी सीखता हूं कहीं से, हर कोई यही सीखता है, कोई माँ के पेट से तो सीख के आता नहीं है। तो कोई कमी है ना, आंसर राइटिंग नहीं अच्छी है या फिर कुछ कमी है, कंटेंट नहीं है, टेंशन मत लेना यार, मैं हूं आपके साथ, आप अकेले नहीं हो इस मेंस की जर्नी में, आप अकेले नहीं हो, मैं हूं। फाइट करेंगे मिलके, हिम्मत मत हारना, फाइट करना, जैसे बता रहा हूं वैसे कर लेना, बस खत्म। फिर बताना मेंस के इंटरव्यूज की कॉल ना, ऐसा हो नहीं सकता। तो दिस इज द थिंग। अब मैं टारगेट ऐसे दूंगा कि आप फिनिश कर लें, और आपके ऑप्शनल के लिए भी मैं मेंशन जरूर करूंगा कि बिकॉज यू हैव टू डू योर ऑप्शनल, मेक श्योर आपका कोई भी ऑप्शनल हो, आप जुलाई में पेपर 1 निपटा लेना अपने ऑप्शनल का, क्योंकि 2 पेपर 1-1 महीना तो चाहिए होता भैया।
और पढ़ रखा है, रिवीजन प्रैक्टिस हो रखी है, तो 15-15 दिन में रिवाइज कर लो, डाल दो। 10 दिन में कर सकते हो 10 दिन में कर लो, बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी तो कुछ बात ही नहीं है। ये मत छोड़ना कंपलसरी पेपर। अब कंपलसरी पेपर में दो हैं, एक तो इंग्लिश है, एक आपकी रीजनल लैंग्वेज जो भी है, ठीक है, मतलब जो भी लैंग्वेज है उसमें मेंशन है, आपने जो भी भरी होगी, ये इग्नोर मत कर देना, क्योंकि कई कुछ बच्चे हर साल कंपलसरी पेपर में फेल कर जाते हैं। मैं कुछ आप लोग को शेयर कर दूंगा जो कॉमनली अवेलेबल होगा, बट प्राइमरली ये चीज आपको खुद से करनी होगी, मैं बता दूंगा। लेकिन इंग्लिश वाले में कोई फेल नहीं करता, ज्यादातर बच्चे अपनी वो लैंग्वेज वाले में फेल कर जाते हैं, लैंग्वेज वाले पेपर में। इंग्लिश में नहीं करते, क्योंकि इंग्लिश तो लिख ही रहे हो, आपका मीडियम भी इंग्लिश ही है प्राइमरली। तो ये शीशट जैसा है, इग्नोर मार दिया तो कभी कभी दिखा देता भैया हमारे में भी दम था, तुम हमको कहा सोचे, ये नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज है ऑप्शनल वाली चीज। तो ऑप्शनल के लिए मैं आपको बता दूं, इसको इग्नोर मत करना, डिवाइड इट। जुलाई में आपको पेपर 1 कर लेना है, पेपर 1। अगस्त में आपको पेपर 2 करना है, लेकिन पेपर 1 को रिवाइज एंड प्रैक्टिस भी साथ में कर लेना है, और जब इसको पढ़ लोगे उस टाइम पे भी उसको रिवीजन प्रैक्टिस करते रहना है। ये इस टाइप से कुछ प्लान करो और अपना ऑप्शनल निपटाओ। जिनका सोशियोलॉजी है और जिन्होंने जो मेरे बैच में है, बेफिक्र रहो, दैट इज ऑन मी। बट अगर आपका सोशियोलॉजी नहीं है, या फिर अगर है और आप मेरे बैच में नहीं है, ये कर लेना कम से कम। आपको जो भी बाकी एनालिसिस है, जीएस वाली सारी चीजें मैं दे ही दूंगा आपके बैच में। आई विल बी कीप डिस्कसिंग विथ यू, आप उसके लिए टेंशन मत लेना, ठीक है। नाउ द टाइम ऑफ स्लीप, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ चेंजेस लाना शुरू करो। अभी अगर रात को पढ़ते हो तो पढ़ते रहो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना धीमे धीमे टाइम ऑफ स्लीप थोड़ा सा चेंज करते चलो। लाइक सुबह 5 बजे तक जगते हो ना, तो 5 बजे की जगह आप 4 बजे सोना शुरू करो, फिर धीमे धीमे 3 कर लेना, 2 कर लेना, 1 कर लेना, धीमे धीमे कम करना। एक साथ नहीं कि हम अब रात को सोएंगे, मतलब लाइक हम सीधे 5 बजे सोते थे सुबह और हम 11 बजे सोना शुरू करेंगे, नहीं भैया, नहीं कर पाओगे, फालतू में आपका एक दिन खराब हो जाएगा, उसके पीछे 2 4 5 दिन और खराब करेगा उसके बाद वो, क्योंकि एक दिन जब पूरी बॉडी करती रहती है ना, क्योंकि हम साइकिल चेंज कर, तो उसको धीमे धीमे चेंज करोगे तो चीजें सही हो जाएंगी। और धीमे धीमे करते करते एक आदत डाल लो कि आपकी जो स्लीप साइकिल में 11 बजे से 10 या 11 बजे से लेके 5 बजे तक सो, बस 6 घंटा बहुत है, कोई जरूरत नहीं है 8 घंटे सोने की, कोई जरूरत नहीं भैया, टाइम नहीं है। 8-10 घंटे की सोने की आदत मत डालो, कोई नहीं मरता कम सोने से। कभी सुना है कोई एक मर गया कम सो रहा था? ऐसा कुछ नहीं होता। 6 घंटे की नींद सफिशिएंट, हमने अपनी आदत बना रखी है, हमने 10 घंटे की आदत बना रखी है चद्दर तान के एसी के नीचे सोने की। अभी ये चीज कंट्रोल कैसे करनी बताता हूं, ये चीज कब हो पाएगी। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि अगर आप 10 घंटे सोने की आदत है तो आप इसे सीधे 6 घंटे कर दो, नहीं भैया, 10 घंटे की आदत है 9 घंटे करो, 8 घंटे करो, 8-10 दिन में साइकिल सही कर लो। लेकिन क्योंकि यार देखो, तुम्हें पढ़ना बहुत है, या तो तुम सुपरमैन हो, स्पीड इतनी अच्छी है कि तुम 5 घंटे में 10 घंटे का टारगेट कर सकते हो, तो अच्छी बात है, सो जाओ। लेकिन अगर तुम स्लो हो तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी नींद कम कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज और, इससे नीचे मत सोना है, 6 घंटा तो सो ही जाना है एटलीस्ट, ठीक रहता है, थोड़ा सा बॉडी भी ठीक काम साथ देती है। तो जनरली एक आइडियल है आप 11 से 5 सो लो, 11 से 6 सो लो, चलो, बट बाकी टाइम पे पढ़ लो। अब दिक्कत क्या है कि लोग ये फॉलो कर लेते हैं, लेकिन जो पढ़ने वाला टाइम होता है, लाइक सपोज कि 6 से 11 तक हमने पढ़ने की सोचा था, मतलब पूरा नहीं पढ़ते ऑब्वियसली, इसमें सब बीच में एक्सरसाइज और बहुत सारी चीजें, खाना पीना एंड बाकी चीजें करना, इस टाइम को आप यूटिलाइज नहीं करते हैं। वेस्ट कहां पे करते हैं? मोबाइल पे बार बार शॉर्ट्स देखने में। मेरे कमेंट का किसी ने जवाब दिया? मैंने उसको स्माइल वाला इमोजी भेजा था, उसने सीन किया कि नहीं किया, ब्लू टिक आया कि नहीं आया, इसके चक्कर में मत पड़ना। ये सारी चीजें साइड करके सिर्फ एक चीज पे फोकस करना, पढ़ाई पे। एक बार सिलेक्शन हो जाएगा, ब्लू टिक भी मिलेगा और लाइफ पार्टनर भी मिलेगा। तो डोंट फोकस अपॉन द कमेंट ऑफ अदर्स। व्हाट आई वांट टू से, मैं बेसिकली आपसे इतना ही कहना चाहता हूं,
कोई भी एक ऐसी चीज जो आपका टाइम वेस्ट करती है उसको साइड कर दो, बस इतना कर लो। और डिसिप्लिन आपको पता है जरूरी है सिलेक्शन के लिए, यू नो, विदाउट द डिसिप्लिन एंड विदाउट द कंसिस्टेंसी फॉर द नेक्स्ट 80 to 90 डेज नहीं होगा सिलेक्शन, दिक्कत है। मैं आपको बता दूं, जब मेरे पास 69 डेज बचे थे, मेरा ऑप्शनल तैयार नहीं था, मुझे पहले कोई बोलता था ना 12, 14, 16 घंटे भी लोग पढ़ते हैं, मेरे को यकीन नहीं था, मेरे को लगता था उल्लू बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है। बट उस टाइम पे मैं बता रहा हूं, मेरा ऑप्शनल नहीं तैयार था, मेरे को एक टीचर ने बोल दिया, ही इज अ फेमस टीचर इन दिल्ली इटसेल्फ, एंड वो ऑल इंडिया फेमस भी हैं, तो उनको मैंने फोन किया कि सर मेरी कॉपी कब चेक हो जाएगी, एटलीस्ट मुझे एस्टिमेट दे देते तो मुझे हेल्प मिल जाती। तो उन्होंने बोला आपने कोचिंग की है, मैंने बोला नहीं। आपने पढ़ा है क्या पहले, मैंने बोला नहीं। आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये चुभ गई बात, और मैंने दिन रात एक करके लगा दिया था पढ़ के। मेरे साथ तो ऐसा था, मैं आपको ये करने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन मेरे साथ ऐसा था, उस टाइम पे मैं 12 बजे सो रहा था, मेरी अपने आप नींद खुल जाई थी 3:30 बजे, टेंशन के मारे कि मेरे को पढ़ना है, कंप्लीट करना है, मेरा ऑप्शनल नहीं तैयार है। तो दिन रात एक करके दे दिया यार, मुझे कोई गाइड करने वाला भी नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि कोचिंग ज्वाइन करता मुझे पता है फिर नहीं होगा, 2 महीने में कोई सोशियोलॉजी कवर करा के देगा नहीं, और वहां पे क्या होगा कि 3 घंटे में पढ़ूंगा मैं 1 घंटे का, तो मुझे उसका फायदा नहीं होगा, PYQ वो करवाएगा नहीं। और उस टाइम पे बाय गॉड ग्रेस विशाल शाह सर का मेरे को वो वीडियो मिल गया, मैंने उनको भगवान बना लिया अपना, फॉलो कर दिया, जो बोला अप्लाई कर दिया। आपको ने बहुत सारे टॉपर्स की स्ट्रेटेजी और बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, आपको अच्छी लगती होंगी, अप्लाई किया, इंपॉर्टेंट है। सुनना और अप्लाई करना दोनों में फर्क है। मैंने अप्लाई किया इसलिए सिलेक्शन हुआ, आप अप्लाई करोगे आपका भी हो जाएगा। तो बस इतना सा करना है। जितनी भी चीजें, आज एक काम आपका यह है कि आपकी जितनी भी चीजें हैं नोट डाउन करना, और चाहे तो लिख के भेज देना ग्रुप में, कोई बात नहीं यार, कोई बुराई की बात नहीं है, लिख के भेज दो ग्रुप में कि आपकी लाइफ में क्या क्या ऐसा है। ग्रुप में मैं अभी आज इस मीटिंग के बाद लिखना कि आपकी लाइफ में क्या क्या है, ये टास्क है आपका जिससे आपका टाइम वेस्ट होता है। जस्ट राइट, शर्म की क्या बात है भाई, ठीक है हमसे गलती होती है, हम अब टाइम से ही कर लेंगे। और नहीं वहां पे लिख सकते हो तो एटलीस्ट मुझे मैसेज कर देना कि सर मैं ये चीजें करता हूं दिस, बट राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। अच्छा लगेगा जान के, मैं आपको हो सकता है कुछ अच्छी चीजें बता दूं जिससे आपका वो चीज भी कट ऑफ हो सके, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है। टाइम वेस्ट करने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना, टाइम वेस्ट करने का टाइम ही नहीं है आपके पास, तो नहीं कर सकते। मेरे पास भी उस टाइम पे टाइम नहीं था, और मैंने अगर टाइम वेस्ट किया होता तो आज की डेट में मैं आपको यहां पे खड़ा होकर भाषण नहीं दे रहा होता, बता नहीं रहा होता। उस दिन टाइम वेस्ट नहीं किया था, इसलिए आज यहां पे मैं खड़ा हूं। और आप आज टाइम वेस्ट नहीं करोगे तो आप भी किसी दिन किसी पोडियम के सामने खड़े होके एज एन IAS, एज एन IFS, एज एन IPS, एज एन IDAS, एज एन IRS किसी ना किसी को कुछ बता रहे होगे। तो हिंदुस्तान की वो सबसे बड़ी पोस्ट जो आपको चाहिए गवर्नमेंट जॉब वाली, उसके लिए कुछ सेक्रीफाइसेस तो बनता है। और ज्यादा दिन भी तो नहीं बोल रहा, 80-90 दिन की बात है यार, सब साइड कर दो 80-90 दिन के लिए, ज्यादा दिन नहीं, सिर्फ 80-90 दिन, दैट्स इट, खत्म, फोड़ के रख दोगे। उसके बाद करो ना मस्ती, पूरी जिंदगी मस्ती तो उसके बाद करनी है, काम करना है, मस्ती करना है, काम करना है, मस्ती करनी है, सैलरी की टेंशन नहीं, टाइमली क्रेडिट होती है, किसी की हो ना हो तुम्हारी जरूर होगी। और बाद में जो भारत के जो टॉप मोस्ट पोजीशंस है तुम वहां पे होगे। तो इतनी बड़ी पोस्ट समझना, इतनी बड़ी पोस्ट जहां पे जैसे मैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू आई ज्वाइंड एज असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, जहां पे मैं जिंदगी में सोच भी नहीं सकता, कई सारे लोग वहां पे पहुंचेंगे भी नहीं प्रमोशन हो गए, आप वहां से लगभग शुरुआत कर रहे होगे, इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। तो पुश करना तो बनता है, फाइट करना बनता है, और 80 दिन की बात है, एंड यू हैव क्रॉस द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल स्टेज। तो अब प्रिडिक्टेबल स्टेज है तो प्रिडिक्टेबल वाली ढंग की पढ़ाई करनी है, ठीक है। टाइम ऑफ स्लीप, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज मैं बता रहा हूं क्या है। आपको जुम्बा करना है, जुम्बा नहीं करना चाहते तो कोई लाइट एक्सरसाइज सुन लो। मैं जुम्बा इसलिए बोलता हूं क्योंकि ये एक्सरसाइज घर पे हो सकती है, 15 से 20 मिनट में हो सकती है, और ये आपको सफिशिएंट एनर्जी दे सकती है जो आपको पूरे दिन के लिए काम करवा सकती है। जुम्बा ने ही मेरे को सपोर्ट किया था, क्योंकि जब मैं 3.5-4 घंटे सो रहा था तो मेरे को नींद आती थी, तो मैं रात को सुबह 4 बजे उठ के जुम्बा कर रहा था। और जुम्बा में कुछ नहीं करना है, जुम्बा डांस सर्च कर लो, यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और थोड़ा सा अपने आपको ना, मतलब एक कूल होके लाइक
डांस कर लो, थोड़ा वो कर लो, रिलैक्स कर लो, स्ट्रेचिंग कर लो, क्योंकि जब आप बाहर निकलते हो ना तो आपको पता नहीं चलता, आप काफी टाइम आप दे देते हो। थोड़ा सा अच्छा वाला एनर्जेटिक जुम्बा कर लो, 10-15 मिनट अभी कर लिया। आप एक चीज सोच के देखना, हमने पढ़ा, अब कुछ लोग क्या करते हैं, बुक सो के तुरंत उठे, किताब खोल के बैठ गए, दिमाग अभी तुम्हारा जागा ही नहीं था। तो थोड़ा सा उठने का था, आधा घंटा दो दिमाग को, जागने दो उसको, उसी में थोड़ा सा जुम्बा कर लो, 15-20 मिनट कर लो। अब ये कब कब करना है, ये किया, सो के उठे, जुम्बा किया, पढ़ाई की अपने स्लॉट्स में, पढ़ाई की, दोपहर के आसपास या शाम के टाइम पे फिर जुम्बा कर लिया, 2 टाइम जरूर कर लेना, इससे आपको दिन भर की एनर्जी मिल जाएगी। तो अगर आप सुबह वाला एक शेड्यूल के हिसाब से बता रहा हूं, सपोज अगर आप 15-16 घंटे जाग रहे हो, तो जब आप उठे यहां पे कर लेना और 8-9 घंटे बाद फिर कर लेना। लाइक अगर आपने मॉर्निंग में किया हुआ है, लेट्स से कि आपने 5 बजे कर रखा है, एक एग्जांपल देके बता रहा हूं, तो अगला जुम्बा आप 1-2 बजे के आसपास कर लेना, या फिर रेस्ट कर लेना इस टाइम पे, पावर नैप। अच्छा, एक टाइम ये भी आएगा, और उसके बाद फिर 2-3 घंटे बाद कर लेना 4 बजे के आसपास। अब होगा क्या, आप समझना इस चीज को, ये जब आप करते रहोगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बड़ा अच्छा रहेगा बॉडी में। और कितनी देर, पूरे दिन में आधे घंटे की एक्सरसाइज, तो बॉडी काम करती रहेगी। अ हेल्दी माइंड, पढ़ते तो आए हो, अ हेल्दी माइंड लाइज इन अ हेल्दी बॉडी, तो माइंड भी अच्छा काम करता रहेगा। माइंड हेल्दी रहेगा तभी तो समझ में आएगा, तभी तो दिमाग में घुसेगा, क्योंकि तुम्हें पढ़ना बहुत है, अप्लाई बहुत करना है, दिमाग बहुत खर्च करना है। तो दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए शरीर को स्वस्थ रख लो, ये इंपॉर्टेंट है। फिर भी एक टाइम आएगा जब आप सैचुरेट हो जाओगे, तब जो जिस टाइम पे जुम्बा नहीं काम करेगा। कभी लगे सैचुरेट हो रहे हैं ना, तो एक चीज होती है पावर नैप। ये मैंने यूज किया था पावर नैप। होता क्या था, क्योंकि देखो यार 3.5-4 घंटे सोने के बाद ना नींद भी आती है, ये बात भी सही है। आई एम नॉट इन, मतलब मैं भी तो इंसान हूं ना, तो मेरे को जब होता था ना तो सुबह ही 10 बजे नींद आने लगती थी, क्योंकि मैं 5 घंटे हो गए थे जगे हुए। तो मैं क्या करता था, 15 मिनट की पावर नैप ले लेता था। पावर नैप के चलते क्या होता था, मैं अलार्म लगा के 15 मिनट सो जाता था, मोबाइल साइलेंट कर देता था, 15 मिनट के लिए अलार्म लगा के सो गया। उसके बाद क्या होता था कि 15 मिनट सोने के चलते सडनली मेरा दिमाग रिबूट हो जाता था, क्योंकि आप सो गए तो आपने दिमाग में जितनी थॉट प्रोसेस थे सब स्लो डाउन कर दिया, सब वो हो गया। इनफैक्ट अगर आपकी कभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड किसी से लड़ाई भी हो जाए ना, उस टाइम पे भी सो जाओ, सीरियसली बता रहा हूं, सो के देख लेना, दिमाग में जो झन्नाटा रहता है ना, दर्द रहता है दिमाग में, रिबूट हो जाता है, दर्द खत्म हो जाता है। तो वो दिमाग जब शांत हो जाता है, केमिकल लोचा दिमाग का खत्म हो जाता है, तो आपको उसके बाद जब आप उठते हो तो आपका पढ़ने के लिए दिमाग काम करता है। और मैं 2-3 पावर नैप्स भी लेता था, तो आप 2-3 पावर नैप्स ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 5 घंटे पढ़ो, 15 मिनट सो जाओ, फिर 5 घंटे पढ़ो, आपकी एनर्जी आपके साथ देती रहेगी। तो एक्सरसाइज, पावर नैप, जुम्बा, पढ़ाई, सो ये चीज करनी है। एक चीज और, इंपॉर्टेंस ऑफ नॉट ईटिंग, वाई नॉट ईटिंग आउटसाइड। आपको बाहर खाना नहीं खाना है, मत खा लेना भैया। अगर फूड पॉइजनिंग हो गई तो यू आर आउट ऑफ द रेस, मत होने देना। बाहर का खाना मत खाने देना, बाहर का खाना खाना ही नहीं है आपको। अगर आपके पास लाइक आप बाहर का खाना खाते हो, क्योंकि क्या होता है, मैं आपको बता दूं क्या होता है, ये समझना। मैं थोड़ा सा मंडी का काम कर रखा है, इसलिए आपको बता पा रहा हूं। आप में से बहुत सारे लोग शायद ये बात नहीं जानते होंगे, आपको सुनकर अजीब भी लगेगा। एक टाइम था जब मैंने अपने आप को सस्टेन करने के लिए सब्जी भी बेच रखी है, एक टाइम था, ठीक है, वो 1.5-2 महीने ही किया था, बट वो टाइम था। ऑल्दो घर वालों की तरफ से कोई दिक्कत नहीं, तो उनको बताया नहीं था, बट मुझे लगता है मैं पैर पे खड़े हो जाऊं। वो हमने एक ने देखा कि भाई मंडी गए, 7 रुपए का लाइक वो मिलता है, उसको क्या कहते हैं, लौकी, हिंदी में लौकी कहते हैं, हमारे साइड में इसको लौकी कहते हैं। तो 7 रुपीज केजी मिल रही थी। बच्चों वाली कैलकुलेशन समझना, मैंने क्या दिमाग लगाया था, क्यों किया था काम, ये भी बता रहा हूं। ये आजादपुर मंडी मिलती थी, हम गैस, और उसने बताया, बट ये बोला कि आपको लेना पड़ेगा, मतलब पूरा वो एक साथ वो गट्ठर आता है वो लेना पड़ेगा, तो आपको 7 रुपए किलो पड़ेगी। और मार्केट में मैं उस टाइम पे जाता तो 35 से 40 रुपए बिक रही थी। तो मैंने बोला यार बड़ा अच्छा सौदा है, 7 रुपए की लाओ, 35-40 में बेच दो, 5 गुना मिल जाएगा। तो उस टाइम पे यार ये दिमाग में कैलकुलेशन आ ही नहीं पाई, ये मैं खरीद तो लूंगा इतना, मेरी एक शॉप हुआ करती थी, तो मैं खरीद तो लूंगा इतना, ये जो तुम खरीद के लाओगे ये सारा बिकेगा नहीं, अगले दिन ये माल बासी हो जाएगा, तुम्हारा वेस्टेज होने लगेगा।
और फिर कोई और बगल से लेके आएगा और फिर उसके साथ पंगे होने लगेंगे। दूसरी चीज क्या होती है, क्यों बता रहा हूं आपको, बता तो इसका लॉजिक भी बता रहा हूं। ये तो मैंने कर रखा है, लेकिन इसका लॉजिक रीजन भी बताऊंगा कि क्यों मैं आपको ये बात बता रहा हूं। ये फनी भी है बट ठीक है। जैसे टमाटर होते हैं या कोई भी सब्जी होती है ना, जो मंडी होती है, वहां पे तीन माल होते हैं, 1 नंबर माल, 2 नंबर माल, 3 नंबर माल। 1 नंबर माल जो सबसे अच्छी जगह है वहां के लिए रिजर्व हो जाता है। उससे आता है ना, जो क्या कहते हैं आपके जो ट्रक में भर के माल आता है, उसको 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। कैटेगरी नंबर 1 वो सबसे अच्छा माल होता है, ऑसम वाला माल, वहां पे कहते हैं, इसको माल कहते हैं। तो वो ऑसम वाला माल एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाता है। ये जाता है कैसी जगहों पे, जैसे मॉडल टाउन है, साउथ दिल्ली है, क्योंकि यहां पे बड़े बड़े लोग रहते हैं, बुर्जुआ लोग रहते हैं, रिच लोग रहते हैं, इनको किसी भी रेट पे तो ये रेट्स कभी नेगोशिएट नहीं करते। ज्यादातर जो आप रेडी वाले आपको मिलेंगे वो 2 नंबर माल लेके आते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग इसके रेट्स भी डिफरेंट होते हैं। तीनों के रेट्स मंडी में आपको अलग मिलेंगे। 2 नंबर का जो माल होता है ना, ये आपको रेडी पे मिलेंगे, एटलीस्ट वो बिकाऊ होगा, सेलेबल होगा, कि आप देख के खरीद सकते हो। तभी तो आपको अलग अलग टाइप के टमाटर मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं। 1 नंबर और माल है ये वाला माल, जो गलती से थोड़ा कुचल गया, जो थोड़ा सा खराब हो रहा है, या ये सारी चीजें, ये माल खराब नहीं होता। ये माल जाता है होटल में, ये माल जाता है जो आप मेस में खाना खाते हो अक्सर, ये माल जाता है जो जो रेस्टोरेंट्स वगैरह वाले, जो रेस्टोरेंट्स आप जो बाहर वगैरह खाते हो, इन सब जगहों पे ये माल जाता है। और ये माल आप बड़े चाव से खाते हो, इसलिए आप फूड पॉइजनिंग हो जाती है। एक चीज बताओ यार, तुमको घर पे खा के कभी फूड पॉइजनिंग हुई है? बाहर का खा के क्यों हो जाती है? सोच के देखना। क्योंकि आपकी मम्मी और पापा जो यूज कर रहे होंगे ना, वो 2 नंबर या 1 नंबर का माल यूज करते हैं कि मेरा बच्चा बीमार ना पड़ जाए, लेकिन पसंद 3 नंबर का माल वाला सामान आता है, क्योंकि वो थोड़ा सा मिर्चा बड़ा होता है और टेस्टी भी होता है। सिंपल लॉजिक यार, क्यों बाहर खा खा के बीमार पड़ जाते हो? ये घर का खाना खा के नहीं बीमार पड़े आज तक, फूड पॉइजनिंग नहीं हुई। कई बार खा के बाहर का खा के एसिडिटी होने लगती है, घर का खाना खा के नहीं होती। सिंपल लॉजिक है। तो ये चीज मैंने देखी है। और जो ये दुकानों पे सामान बच जाता है, जो सड़ रहा होता है, वो भी यही जाता है, कुछ खराब नहीं होता। तो ये इसलिए ये रीजन है, 80 दिन कुछ मत खाना बाहर का, बाद में खा लेना। फिर भी बाहर का कुछ बंद करा, मैगी बना के खा लो, कोई टेंशन नहीं है, एटलीस्ट वो दिक्कत नहीं होगी। मैगी बना लो, वो सारी चीजें ले लो, लेकिन बाहर का मत खाओ, ये ध्यान रखना आपको। 1 दिन वेस्ट हो ना, 2 दिन अगर आप बाहर निकले, आउट हो, इस रेस से बाहर कब हो जाओगे पता नहीं चलेगा। बीमार मत पड़ जाना गलती से भी, एटलीस्ट फूड पॉइजनिंग के चलते बीमार मत पड़ जाना। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपका 1 दिन इंपॉर्टेंट है। डोंट डू दिस। वैसे मैंने सब्जी नहीं बेची होती और मुझे किसी ने बताया नहीं होता तो मैं शायद आपको ये बता नहीं पाता, बट ठीक है, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करा था, मुझे पता नहीं था, कभी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, बट दिस हैज आई हैव वर्कड। और उसके पीछे ऐसा नहीं कि मेरे घर वालों की तरफ से कोई ऐसा प्रेशर था, बट होता ना यार कि एक एज हो रही होती है, बहुत आप में से कुछ लोग की एज हो रही होगी, तो एक प्रेशर रहता है माइंड में यार कि मैं कुछ तो करूं, मैं कुछ नहीं कर रहा। ऑल्दो मैं अपनी जॉब रिजाइन करके आया था, तो फ्रस्ट्रेशन हो रहा था कि भाई क्या कहते हैं, कुछ नहीं कर रहा, कुछ कब तक घर से पैसा लेता रहूंगा, मेरी उम्र हो रही है। तो मैंने किया काम जो समझ में आया। तो ये चीजें हैं जो आपको समझना पड़ेगा, इसलिए आप बीमार पड़ जाते हैं। तो डोंट ईट द फूड आउटसाइड, बाहर का मत खाइए, बीमार मत पड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज ऑल फॉर आपसे जो मैं मेनली प्राइमरीली अभी आज डिस्कस करना चाहता था। अब एक चीज और, आपके चैनल पे टारगेट कल रात को 9 बजे आ जाएंगे, परसों से हम बैच शुरू कर रहे हैं, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें हैं। अब नाउ द टाइम इज फॉर द डाउट सेशन। अब आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके पास एक माइक होगा, आप में से जो लोग नहीं जानते। अच्छा, आप लोग को एक चीज बता दूं, आपको एक चैनल में ज्वाइन किया गया है। देयर इज अ चैनल एंड देयर इज अ ग्रुप। चैनल वो जगह है जहां पे सिर्फ मैं पोस्ट कर सकता हूं,
ग्रुप वो जगह है जो इस चैनल से लिंक है टेलीग्राम के, तो जो भी पोस्ट मैं टेलीग्राम पे करता हूं चैनल पे, वो ऑटोमेटिकली पहली बात तो इस ग्रुप में पोस्ट हो जाता है। दूसरी बात, इस ग्रुप में आप सभी लोग पोस्ट कर सकते हो, आप सारे लोग पोस्ट कर सकते हो, ये आपको मैं बता दूं। तो आपको जो भी पोस्ट करना है, जब भी मैंने कोई टारगेट दूंगा तो इस चैनल पे जाके इसके कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना और लिखना है डन, मैंने कंप्लीट कर लिया। और वो डन खाली लिखना नहीं है, अगर कॉपी है तो कॉपी लिखना तभी डन लिखना, क्या फायदा इसका, कॉपी जरूर लिखना। एक चीज और, देयर इज अ थिंग कॉल्ड पीयर टू पीयर इवैल्यूएशन, पीयर टू पीयर इवैल्यूएशन। इसमें देखो क्या होगा कि मैं सारी कॉपीज देखो चेक तो नहीं कर सकता। कम्युनिटी आंसर राइटिंग डेफिनेटली जो फुल लेंथ टेस्ट है वो तो कमिटमेंट है, वो तो करना ही है चाहे जो हो जाए। बट ये चीज कम्युनिटी आंसर राइटिंग में क्या करना है कि जैसे किसी बच्चे ने कोई कॉपी लिखी है, आप इसकी कॉपी एक बार देख लेना, रीडिंग मार लेना, भाई आप अपना फीडबैक देते रहना, एक दूसरे को फीडबैक दो। इससे फायदा ये होगा, पहली बात, यू विल बी गेटिंग एक्सपोज टू द आइडियाज ऑफ योर पीयर, आप उसके आइडियाज जान रहे होंगे कि उसने क्या लिखा है, क्या नॉलेज है, क्या मुझे और एक्स्ट्रा पता होना चाहिए। हो सकता है आप इसके स्ट्रक्चर से भी कुछ सीखेंगे, और हो सकता है इसकी गलतियों से भी आप कुछ सीखेंगे। इनफैक्ट जब मैं आंसर आपसे डिस्कस कर रहूंगा ना, आप में से भी कुछ लोग की कॉपी उठा के मैं बताता रहूंगा, उससे मैं भी सीखेंगे। तो जहां जहां पे मैं कोई कॉपी चेक करके आपको बता रहा हूँ कि भाई इसमें ये गलती थी, वो कॉपी जरूर पढ़ना, समझना, ताकि वो गलती आप अपनी कॉपी में ना करो। तो ये आपको ध्यान रखना है, पार्टिसिपेट। अगर कोई बच्चा कोई सवाल पूछ रहा है, उस सवाल को एटलीस्ट देख लो, लेकिन अब ये नहीं करना कि 24 घंटे उसी को देख रहे जा रहे हो कि भाई किसने क्या पोस्ट किया, किसने क्या पोस्ट किया, किसने क्या पोस्ट किया। एक टाइम डिसाइड कर लो कि भाई मैं रात को सोने से पहले आधा घंटा देख लूंगा टेलीग्राम, कि भाई किसने क्या पोस्ट किया या जो भी है ग्रुप में, ग्रुप की क्या एक्टिविटी रही है, एंड उसके बाद टेलीग्राम देखूंगा नहीं, केवल आंसर पोस्ट करने के लिए खोलूंगा। फोन साइड करो, बिल्कुल साइड कर देना। सिलेबस सामने होगा, सिलेबस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिलेबस का आपको एक मैं कॉपी दूंगा। उसके अलावा एक ट्रैकर डॉक्यूमेंट दूंगा जहां पे मैं आपसे वो सारी चीजें दूंगा, तो वो ट्रैकर कॉपी होगी आपके पास। हम हर चीज ट्रैक करते हुए पढ़ाई करेंगे और इस हिसाब से पढ़ाई करेंगे कि आपको दिक्कत ना हो। सो नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। वेट अ सेकेंड। ठीक है, तो मैं अब देखो, अगर आप में से किसी को कोई सवाल पूछना है तो आपके सामने एक माइक होगा, ऐसा ये बना होगा और ऐसे होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऐसे हट के ये ऐसे आ जाएगा कि भैया आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग में से हाथ उठा लीजिए जो जो हैं, एंड ओके। ट्रिपल डॉट मैं आपको अलाउ कर रहा हूं, आपका ट्रिपल डॉट लिखा हुआ है। ओके, आपको अनम्यूट किया है। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बताएं। सर मुझे ये पूछना था कि मैं बॉर्डर स्टेज पे ही लग रहा है मुझे शायद कि ना हो पाए, तो फिर क्या मतलब इसको फॉलो करें या अपनी नेक्स्ट 2025 की प्रिपरेशन स्टार्ट करें? फिर तो नेक्स्ट बॉर्डर का देखो, मतलब थोड़ा सा गैप है मुझे, मतलब ना के चांसेस ज्यादा और हाँ के चांसेस कम है। देखो इट मीन्स आप द बॉर्डर पे हो, आपके पास दो ऑप्शन है। यू कैन यूज द एस्केप क्लॉज, आप एस्केप क्लॉज यूज करके 2025 वाले बैच में शिफ्ट हो सकते हो। डिफरेंस अमाउंट आप पे करके, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं पे करना है, जो फीस है उसमें जो ये कंप्लीट जो आपकी 15,000 की फीस है उसको माइनस कीजिए, जो अमाउंट है आप 2025 वाले बैच में ज्वाइन करके आप मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं। एक सिचुएशन ये हो सकती है आप नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इन दैट केस एटलीस्ट इस बैच को जरूर फॉलो कर लेना, आपका मेंस तैयार हो जाएगा। कुछ चीजें होंगी जो आपको बिल्कुल अपडेट करनी पड़ेंगी 2025 के लिए, तो अदरवाइज वो आप अपने से कर लेना। ऑल्दो इस बैच का फायदा ये है कि आपको मेंस के शॉर्ट नोट्स और कई सारी चीजें मिलेंगे, और आपको पता है कि शॉर्ट नोट्स प्रीलिम्स वाले तो देख ही रखे हैं, अगले साल आप लोगों को मेंस के लिए भी मैं इसमें इस बैच में शॉर्ट नोट्स होकर डाल रखा है। तो जो कई सारे टॉपिक्स हैं, लाइक हिस्ट्री वाला टॉपिक है, अब हिस्ट्री वाले टॉपिक के लिए देखिए आपको जल्दी डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा मेंस के लिए, या फिर मिलेगा तो कुछ भी ऐसा छाप रखा है, तो आई विल बी मेकिंग, ताकि आपको लास्ट में भटकना ना पड़े। तो उस टाइप की चीजें मैं बना रहा हूं, बट वो 2025 वाले बैच के लिए ही दे पाऊंगा, अभी बनाना पॉसिबल नहीं। तो अभी तो मार्केट का मटेरियल यूज कर रहे हैं, 2025 में हम नहीं यूज कर रहे होंगे। तो ये इसके फायदे हैं, अगर आपको ये सही लगेगा तो आप इसमें शिफ्ट हो सकते हैं, एल्स इस बैच को जरूर फिनिश कर लेना। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। डॉक्टर स्ट्रेंज, आपको मैंने अनम्यूट किया है। डॉक्टर स्ट्रेंज। हेलो सर। या हेलो। तो सर आपने डेली शेड्यूल बताया था ना 5 बजे उठने का, वो जरा फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ब्रीफली, मेरा नेटवर्क कनेक्शन सॉरी, नहीं रहा। वो जो आपने डेली शेड्यूल बताया था ना 5 बजे उठने का, जुम्बा करने का,
वो जरा और एक बार बता दीजिए ना, मेरा नेटवर्क कनेक्शन गया था। ओके, 5 बजे वाला। देखो मैं बेसिकली आप लोग से कह रहा हूं कि सोने के लिए 11 बजे तक आप सो जाइए, 11 PM, और 5 बजे उठने की आदत डालिए। एक चीज मैंने यहां पे ये बोली, आप में से मैंने आप लोग को ये बताया कि आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो रात भर पढ़ते होंगे, लाइक सुबह 5 बजे सोते ही हैं, 5 AM सोते ही हैं। ये आप अपना टाइम चेंज करते करते, एक साथ नहीं, भाई आज 5 बजे सो रहे हैं तो चलो अगले दिन 4:30 बजे सोना, अब मैं बेड पे लेट जाऊंगा, फिर अगले दिन 4 बजे लेटना शुरू करूंगा। तो इस तरह से करते करते ना 15-20 दिन, 25 दिन, 1 महीने में अपने आप को इस हिसाब से ले आए कि आप ये फॉलो करने लगे। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि आपका पेपर, ध्यान रखना, आपको बेसिकली ये रखना है कि आप 9:30 बजे जब आपका पेपर हो रहा होगा, पेपर 1 हो रहा होगा, तो आप जाग के पेपर दे पा रहे हो। वो तभी होगा, अब आपको रात को सोने की आदत थी, आपको रात को जागने की आदत थी, तो दिन में सोने की आदत होगी। तो ऐसे केस में क्या होगा कि जब आप दिन में सोते रहोगे और उस टाइम पे जगना पड़ेगा तो दिमाग काम नहीं करता है। तो अपने आप को शेड्यूल में भी लाना जरूरी है, तो ये धीमे धीमे लेते आना। अब इस चीज में ये है, एक तो ये हो गया, अब मान लो जगने के बाद हमने पढ़ लिया, हमने एक्सरसाइज होगा सब कर लिया, लेकिन फिर भी मेरे को 11 बजे नींद आ रही है, जबरदस्ती मत जगिए, पावर नैप लीजिए। एक देखो सीधी सी बात है, मैं नहीं सोऊंगा, मैं नहीं सोऊंगा, मैं नहीं सोऊंगा, मैं लड़ूंगा, नीलेश सर ने बोला मैं नहीं सोऊंगा, ये सोच के अगर आप नहीं सोओगे ना तो आप नुकसान करोगे। वो 15 मिनट सो के आप फिर रिबूट होके ज्यादा अच्छी पढ़ाई कर लोगे, एफिशिएंसी के साथ पढ़ लोगे, तो 15 मिनट वो जाएगा, लेकिन आपकी स्पीड के चलते वो आपको बेनिफिट दे जाएगा। तो सो जाना 15 मिनट, लेकिन ये मत करना कि अब सो रहे हैं तो 1-1 घंटा सो रहे हैं, फिर तो फायदा ही नहीं है। 15 मिनट सो, और ये 15 मिनट आप 3 बार सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटा और ऐड हो जाएगा। 3-3, 4-4 घंटे पे सो जाओ, 15 मिनट की पावर नैप ले लो, कोई इश्यू नहीं है। मतलब वो धीमे धीमे कम करते जाना, बट 3-4 बार अगर स्टार्टिंग में सोना पड़ेगा, क्योंकि आदत नहीं होती। कई बार होता है ना, एकदम से सडनली पढ़ रहे हैं, दिमाग पक गया, पढ़ने का मन ही नहीं है, इन दैट केस ये कर लेना। दूसरी बात, हर 1-1.5 घंटे पे, यहां पे एक चीज और बता दूं, स्ट्रेचिंग जरूर कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेचिंग का बड़ा फायदा रहता है। जैसे आपने पढ़ लिया और लाइक 1-1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ लिया, आपके टेबल से, कुर्सी से उठे, बेड पे मत पढ़ना, कोई भी मतलब बेड पे नहीं पढ़ेगा, नहीं है टेबल कुर्सी खरीद लीजिए, ठीक है, वहां पे भी टेबल कुर्सी पे ही पढ़ना है, लिखना वहीं पे है। थोड़ा सा ये करके ऐसे स्ट्रेचिंग कर ली, इससे क्या होता है, थोड़ा सा बॉडी रिलैक्स भी ही होती है आपकी। तो थोड़ी स्ट्रेचिंग होगा, करते रहना 15 मतलब 1.5-2 घंटे का, जब सही अकड़ने लगता है, नहीं मन करता है किसी का पढ़ने का, मतलब इतनी देर बैठने की आदत नहीं होती, हैबिट नहीं होती, कई बार लेट के पढ़ने की आदत होती, ये सारी आदतें छोड़ के टेबल कुर्सी पे पढ़ के कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए। जब पढ़ाई करोगे तो मोबाइल जरूर ऑफ कर देना, ऑफ कर दो, सबसे अच्छा है। घर वालों को बोल दीजिए हम भैया पढ़ रहे हैं, बता दीजिए। इमरजेंसी के लिए अपने बगल वाले फ्रेंड का नंबर दे दो कि इमरजेंसी होगी तो आप इनको कॉल कर लीजिएगा, बता दीजिए, घर वाले समझेंगे। घर वाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता कोई समझे ना समझे, आपके घर वाले आपको सबसे ज्यादा समझेंगे। तो उनको बता दीजिए हम पढ़ना चाहते हैं, दोस्तों का कॉल आता रहता है, पार्टी चलने के लिए बोलते रहते हैं, इसलिए मुझे मोबाइल ऑफ करना पड़ेगा। और फिर भी दिल नहीं मान रहा है कि घर वालों को, तो मुझे मतलब ऐसा ना हो कि भाई बाई चांस कोई इमरजेंसी हो, ये हो, तो एक दूसरा सिम खरीदो, उस मोबाइल को कुछ दिन के लिए साइड करो, वो सिम सिर्फ एक लोग को दो, अपने घर वालों को, बस खत्म, और सिर्फ पढ़ाई कर लो। ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज कर लीजिए, अच्छा रहेगा। हाँ बताएं। ओके सर, डॉक्टर स्ट्रेंज, थैंक यू सर। वेलकम। एनीबडी ऑफ यू, एनी क्वेश्चन? कोई भी सवाल जो आपका हो, कोई डाउट नहीं है? चलो अच्छी बात है, मैंने अच्छे से बताई चीजें। ओके, तो दिस इज अ थिंग, कल से आ जाएगा, टेंशन फ्री होके पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, ठीक है, लग जाना है। अब हर एक दिन आपके लिए एक जंग की तरह है, हर एक दिन जाना है, और ये सोच के जाना है कि ये सोच के पढ़ाई करनी है कि ये अटेम्प्ट आपका लास्ट अटेम्प्ट है, आपको इसके बाद अटेम्प्ट नहीं देना है, शक्ल नहीं देखनी है कि यूपीएससी के पेपर की, हो गया, खत्म करना है, फाइनल जर्नी जो है आपकी लबासना तक पहुंचनी। और इस चीज में मैं एज मेंटर आपके साथ खड़ा हूं, आखिरी दम तक खड़ा हूं। कोई आपको सपोर्ट करे ना करे, कोई आपके लिए खड़ा हो चाहे ना खड़ा हो, कोई आप पे ट्रस्ट करे ना करे,
मुझे आपकी काबिलियत पे भरोसा है और मुझे इस ये भी भरोसा है कि उस काबिलियत को निखार के आपको फाइनली लबासना तक पहुंचाया जा सकता है। क्योंकि अगर आप ये अनप्रिडिक्टेबल स्टेज क्रॉस कर रहे हैं तो इसका सीधी सी बात मतलब आप में काबिलियत है। और आप में से कुछ लोग जो मे भी नहीं करेंगे, अपनी काबिलियत पे कभी सवाल मत करना, क्योंकि अगर आप हिंदुस्तान का वो पेपर जो कई लोग देने की सोच भी नहीं पाते, उसको देने की हिम्मत भी कर पाए हो ना, तो सैल्यूट है यार आपके डिटर्मिनेशन को। क्योंकि जो हिम्मत करता है वही सिलेक्शन पाता है, क्योंकि जो हिम्मत नहीं करेगा वो सिलेक्शन लेगा कैसे। तो आपने हिम्मत की है, इट मींस यू हैव द पोटेंशियल टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। और इस सारी जर्नी के दौरान, चाहे कंटेंट का हो चाहे प्रैक्टिस का हो, आप में से कई सारे लोग मुझे जानते हैं, प्लानिंग वाइज कभी दिक्कत नहीं होती, सारी चीजें होती हैं। यू ओनली नीड टू पार्टिसिपेट एंड जो भी बेस्ट पॉसिबल वे में प्रिपेयर किया जाता है हम उस वे में प्रिपेयर करेंगे। और इस सारी चीज में मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। सारी प्लान्स का सारा कुछ वो मेरा दायित्व है। आपका दायित्व लेकिन इतना है, वो ये सिंपल सा है कि सिंसियरली आपको पढ़ाई करनी है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई विश कि आपको दोबारा हिंदुस्तान में किसी भी कोचिंग में, चाहे वो मेरी भी क्यों ना हो, आपको दोबारा एडमिशन लेने की जरूरत पड़े, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लबासना पहुंचे और डेफिनेटली मुझे बताएं कि कभी जब आपका सिलेक्शन हो आप मुझे जरूर मैसेज करें कि सर अच्छा हुआ वो बैच ज्वाइन किया था और जिसके चलते फाइनली मेरा सिलेक्शन हो पाया। बस इतनी ही चाहत है कि आपका कभी वो मैसेज मेरे तक पहुंचे। और उस चीज के लिए मुझे पता है मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तो वो मैसेज करोगे। तो मैं मेहनत करूंगा यार, आपके साथ लास्ट टाइम तक खड़ा रहूंगा एंड आई एम विथ यू हमेशा फॉर योर सिलेक्शन। थैंक यू वेरी मच।